थैंक यू सर। हो गई? चलेंगे, जज़ाकल्लाह यार, बता दिए। अच्छा, तो टेंसर फ्लो जो है वो गूगल ने जब इंट्रोड्यूस करवाई तो ज़ाहिर है मैंने कहा कि ज़रा मुश्किल हो रही थी, और जिस उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए नॉलेज थी ना, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जो रिसर्चर्स जो है ना वही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये जो भाई था फ्रैंकिस शॉले, इसने टेंसर फ्लो के अंदर ही रहते हुए जो है ना नई लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम जो है वो कैरस रखा। कैरस जो है वो जबरदस्त काम हो गया। कैरस का बहुत ही ज्यादा आसानी से जो है ना काम होने लगा और इजी हो गया, बहुत ही ज्यादा जो है कैरस में काम जो है आसान हो गया। फिर क्योंकि ये इसका अपना पर्सनल वर्क था, तो आखिरकार जो है वो गूगल की टेंसर फ्लो टीम, जो ब्रांड टीम थी, उसको मजबूरन कैरस को जो है ना वो ऑन करना पड़ा। वो ज़ाहिर है उसने बेची होगी, पैसे वैसे लिए होंगे, तो उसने ये टेंसर फ्लो को दे दी। और टेंसर फ्लो फिर फाइनली जो है वो अपडेट हो गया, कैरस भी उसके अंदर एम्बेड हो गई। अब कैरस जो है वो कैरस नहीं कहलाती, अब वो टेंसर फ्लो ही कहलाती है, क्योंकि वो एम्बेड हो चुकी है। बट आप कैरस में ही कोडिंग करेंगे, लेकिन अब उसे कैरस नहीं कहेंगे, टेंसर फ्लो ही कहेंगे। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। डीप लर्निंग विथ पाइथन। सबसे पहले हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं। एक पहले पार्ट में जो है हमारे पास हमें नजर आ रहा है, ये है कि आपके पास अच्छा यार, अच्छा जी ये फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद डीप लर्निंग इन प्रैक्टिस। तो फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग जो है ना, ये मैं समझता हूँ डीप लर्निंग इन प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्टअप करेगा, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस को जो है ना वो बिल्टअप करेगा। तो अभी इस मॉड्यूल में हमारा टारगेट जो है यही पार्ट 1 है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग हमने पढ़ना नहीं है, है यार। ठीक है। अच्छा, तो जी तो केरास की मोटिवेशन रिपीट कर देंगे दोबारा। केरास जो है वो टेंसर फ्लो का रैपर है। टेंसर फ्लो में रहते हुए जो है वो केरास बनाई फ्रैंकिस शोले ने, ठीक है। और फिर वो केरास जो है वो टेंसर फ्लो में ही अपडेट कर दी। तो अब केरास जो है वो पहले केरास कहलाती थी 1-1.5 साल पहले, अब वो केरास नहीं कहलाती है, वो टेंसर फ्लो ही कहलाती है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डीप लर्निंग। अच्छा, कहीं कहीं मैं जो है ना कुछ पैराग्राफ्स में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आप सबसे जो है ना वो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये बुक आपके पास मैंने शेयर करा दी है, अभी ये जो पहला चैप्टर है ये तकरीबन जो है कितने पेजेस पर है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपके पास यहाँ से तकरीबन जो है 23 पेजेस हैं, ठीक है। आप इन 23 पेजेस को अगर प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट निकाल लें, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को। और अपने फारिग वक्त में लाइन बाय लाइन हर चीज को जो है वो आप पढ़ें, उसको मार्क करें, हाईलाइट करें, ठीक है, ताकि चीजें आपको देर तक जो है वो याद रहें। सारी बात समझ। अदरवाइज आप इसके अंदर भी बुक के अंदर भी इस तरह मैंने येलो येलो करके हाईलाइट किया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रा बुक पढ़ने के लिए जो है ना फिर आपको सिस्टम पे बैठना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास जो है वो चैप्टर प्रिंटेड होता हाथ में लिए कहीं बैठे हैं, आपने जो है ना एक आध चैप्टर जो है वो पढ़ लिया, ठीक है। तो कर लीजिएगा ताकि आपकी जो है
ऐसी नॉलेज हो सके कि आप डिफेंड कर सकें, कुछ बोल सकें, आपको पता चल सके यार इसका जो है ना ओरिजिन क्या है और क्यों है, कैसे है। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, रोड मैप क्या है, किसको पढ़नी चाहिए। ठीक है। हम चल रहे हैं। राइटर ये है बेचारा वो बंदा, हमारा दोस्त जिसने आसानियां पैदा की, फ्रैंक स्टॉले ऑन डीप लर्निंग एंड गूगल माउंटेन व्यू। He as well as contributed to TensorFlow machine learning framework. अच्छा जी, तो ये आ गया अबाउट द कवर। आप लोग परेशान हो रहे थे ना कि कवर पे ऐसा क्यों है। The figure on the cover of the deep learning with Python is captioned "Habit of a Persian Lady in 1568." ये पर्शियन लेडी है भाई, चलो ये तो पता है कि कोई लेडी है। The illustration is taken from Thomas Jeffries, a collection of dresses of different nations, ancient and modern, 4 volumes. London published between this. The title page states that these are the hand-colored copper plate engravings heightened with gum Arabic. अच्छा भाई, जिसको और तजस्सुस हो उसको पढ़ लेना भाई। ये क्या है। अच्छा, पार्ट 1 फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग। इसमें हमारा पहला चैप्टर है व्हाट इज डीप लर्निंग। अब आप लोगों ने तवज्जो से सुनते रहना है और जो बात नहीं समझ में आए उसका जो है वो सवाल जो है वो साथ साथ पूछते रहना। तो शुरू के कुछ पैराग्राफ जो है वो ज्यादा जरूरी है पढ़ना, तो हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स AI has been subject of intense media hype. Machine learning, deep learning, and AI come up with countless articles, often outside of technology-minded publications. कि जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए जिनके अंदर जिनका कंप्यूटिंग से ताल्लुक नहीं था, वो लोग भी रेफर करने लगे एआई के इस्तेमाल को। अभी कहते हैं वी आर प्रॉमिस्ड अ फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, virtual assistants, a future sometimes painted in a grim light and other times as a utopian. एक ऐसा मुस्तकबिल के बारे में बात की जाती है, पेंट किया जाता है, बताया जाता है जो जरा यूटोपियन लगता है। यूटोपियन मतलब एक ऐसी यूटोपिया जो है एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना जन्नत में चले जाएंगे, वो वाला सीन। Where human jobs will be scarce and the most economic activity will be handled by robots और AI agents, जहाँ इंसान के काम जो है वो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रोबोट्स और AI एजेंट्स परफॉर्म कर रहे होंगे। सर मैं पढ़ता जाता हूँ, आप एक्सप्लेन करते जाएं, आप पूरा ना पढ़ें। चले ठीक है, यूं कर ले। For a future of our current practitioner of machine learning, it's important to be able to recognize the signal in the noise so that you can tell world-changing developments from overhyped press releases. अच्छा, ये कहते हैं कि अब ये आपने उस सिग्नल को, जो लोग बातें कर रहे हैं उसमें से उस सिग्नल को पहचानना पड़ेगा कि भाई ये वर्ल्ड चेंजिंग डेवलपमेंट जो आ रही है उसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। Our future is at stake, and it is a future in which you have an active role to play. After reading this book, you will be one of those who develop the AI agents. So let's tackle these questions. तो ये कह रहा है आवर फ्यूचर इज एट स्टैक, हमारा फ्यूचर जो है स्टैक पर है। ये स्टैक पे क्यों कह रहा है? अच्छा, हमारा फ्यूचर स्टैक पर है, ये हमारा का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स ये सबसे पहली
तो ये हमारा जो है इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटिंग कम्युनिटी जो है, डेवलपर्स की जो कम्युनिटी है, या वो लोग जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात हो रही है। अगर इस हमारा को हम ओवरऑल जो है ना उस पे ले लें, सब लोगों के लिए लें जो नॉन कंप्यूटिंग के लिए है, तो ये उनके लिए भी है। क्यों क्यों उनके लिए? क्योंकि ज़ाहिर है जो प्रोडक्ट्स हम एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर या एआई इंजीनियर जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, वो किसी ना किसी के बिजनेस को रन करेंगे। और अगर जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर वो एआई के यूज को नहीं समझेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो दे विल बी ऑन स्टैक। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी इस इन सारी बातों का जो कहते हैं ना कि एक खुली दलील जो है वो कोविड में हमने देख ली कि वो सब लोग जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल चलाते थे, बड़ी बड़ी दुकानें चलाते थे, ठीक है ना, और देवर नेवर एग्रीड कि भाई वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर खोले। उनको लग पता गया 6-8 महीने के लिए जब मार्केट बंद हुई, तो वो सड़क पे आने का किस वहां चले गए। अब फाइनली क्या है, उनको समझ में आ गई कि नहीं भाई, हमें जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ना वो हर चीज जो है, इस एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हर चीज जो है ना, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप स्टैक पर होंगे। So let's tackle these questions. What has deep learning achieved so far? How significant is it? Where are we headed next? Should you believe the hype? अब मामला वही है कि चलो ठीक है, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे जो यहाँ पूछे जा रहे हैं, तो भैया अभी तक डीप लर्निंग ने क्या कर लिया है, और क्या वाकई डीप लर्निंग इतनी अहम है? स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डीप लर्निंग की। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का फर्क अभी हम समझ लेंगे, और आगे क्या होने वाला। और ये जो हर तरफ मशीन लर्निंग, एआई की धूम मची हुई है, क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी है, तो अभी तो लेटेस्ट एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आ गई। तो क्या इस हाइप पे जो है वो हमें यकीन रखना चाहिए? अच्छा, हाइप का वर्ड क्यों कह रहे हैं? वही बात है कि मीडिया उठा के देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, साइंस कम्युनिटी उठा के देख लें, कंप्यूटिंग कम्युनिटी उठा के देख लें, रिसर्च पेपर उठा के देख लें, रिसर्च एरियाज उठा के देख लें, मॉडर्न रिसर्च जो स्टडी चल रही है उनको उठा के देख लें, वो अब एआई के बगैर मुकम्मल नहीं। इवन के रिसर्च से हटके मैं नीचे लेवल पे आ जाऊँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाऊँ, स्टूडेंट्स लेवल पे आ जाऊँ, अब किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो है ना वो एआई के बगैर जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक बेकार सी चीज है। हर स्टूडेंट को अभी कहा जा रहा है कि वो कोई एआई बेस्ड जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो बनाई जाए। तो ये क्या है, ये एक हाइप क्रिएट हर तरफ। तो क्या वाकई इस पे जो है ना बिलीव करना चाहिए? वैसे ये बिलीव, सवाल यहाँ पर एक फिलोसफिकली ये भी होता है कि क्यों कह रहा है बिलीव करना चाहिए? कभी ऐसी बात तो नहीं हुई कंप्यूटिंग पे बिलीव करना चाहिए या किसी दूसरी उस पर बिलीव करना चाहिए। बिलीव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऐसा हुआ कि ये जो मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट है वो भी नया नहीं, ठीक है। 1950, 51 और 55 में जो है ना टर्म एआई का इस्तेमाल हुआ। एक कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया भर के सारे मैथमेटिशियंस जो हैं वो जमा हुए, कोई 200-300 के करीब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना वो जमा हुए उसके अंदर, और उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर सोचना शुरू किया। वो भी जिक्र आगे आएगा भी। तो उस वक्त से ही जो है ना वो एल्गोरिदम जो है वो बनने शुरू हो गए और काम करना शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स थे जो किसी हद तक तो परफॉर्म करते थे, उसके बाद जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है एक सम एक्सटेंट जो है वो जाके क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और जब वो स्टॉप हो गई तो रिजल्ट्स जो है वो उस मयार के नहीं आने लगे जिस मयार के एक्सपेक्टेड थे। और एक वक्त ऐसा आया, लोगों ने इसको पढ़ना और इस पे रिसर्च करना जो है वो छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या होता था, अब अगर कोई शख्स जो है वो इस पे रिसर्च कर रहा होता था, अपना पेपर पब्लिश करने जाता था किसी जर्नल के अंदर, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था, जर्नल एक्सेप्ट ही नहीं करता था पेपर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पागल थे वो फिर भी रिसर्च करते थे। अब वो उसका टॉपिक और उसकी
सारी चीजें जो है ना वो ऐसे ही रखते थे कि उसमें से कहीं से ये ना पता चले कि इट्स रिलेटेड टू एआई, ताकि जर्नल जो है ना उस पेपर को जो है वो एक्सेप्ट कर ले और पब्लिश कर ले। तो वो एक कहते हैं कि एआई की फील्ड के अंदर दैट पीरियड वाज एन एक ऑटम का पीरियड था वो, 20-30 साल जो है। और ये भी ले लें, जी इसको ट्रेस समेत ले जाए और अखबार फेंक दें। तो अब क्या हुआ कि अब लोग उससे डरते थे कि अगर भाई हम डीप लर्निंग की तरफ चले जाएं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ना शुरू किया, ये हमारी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। किसी ने प्रोडक्ट बनाना शुरू करी, उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, किसी ने रिसर्च करना शुरू किया, उसकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, उसकी करियर की इन्वेस्टमेंट है। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से लोग डरने लगे, ऐसा ना हो कि दोबारा ये ऑटम पीरियड आ जाए और जो है ना मामला चले जाएं। लेकिन फिर वही हुआ कि 2008 और 2010 के बाद से जो है, जब ये डीप लर्निंग का फेज आया मशीन लर्निंग के अंदर और एआई के अंदर, तो इसने जो है वो रिजल्ट्स जो है वो ड्रामेटिकली जो है ना बेहतरीन कर दी। यूं समझ लें कि वो 70 से स्केल से निकाल के 98 99 तक पहुंचा दिए। तो एक दोबारा से जो है ना धूम मच गई कि वो जो एक ब्लॉक आया हुआ था रास्ते में, रुकावट बना हुआ था, वो हट गया। वो कैसे हट गया, वो अभी आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीजें सीखेंगे कि भाई वो क्या चीज थी, जिसको सॉल्व कर लिया गया तो ये मसाइल जो है वो हल हो गए। अब ये हमें एक फिगर नजर आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से जो है वो एआई परफॉर्म की जा सकती है, बनाई जा सकती है। उसके अंदर से एक बड़ा डोमेन जो है वो मशीन लर्निंग का डोमेन। मशीन लर्निंग के भी फिर बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें काम होता है। उसके अंदर अब सबसे बड़ा डोमेन मशीन लर्निंग का जो है वो डीप लर्निंग है। तो वो लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो द डिफरेंस इज कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इवेंचुअली इफ यू आर डूइंग डीप लर्निंग तो यू आर डूइंग मशीन लर्निंग। ठीक है, लेकिन आप टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए? डीप लर्निंग की। कोई सवाल इस बात में, इस डायग्राम के हवाले से? सर मशीन लर्निंग के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और डीप लर्निंग के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व? अच्छा, प्रॉब्लम्स जो है वो ये हर किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मशीन लर्निंग में भी डीप लर्निंग में भी। कोशिश दोनों ही करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं हर जगह। कहीं कंप्यूटेशन का कंस्ट्रेंट है, कहीं डेटा की अनअवेलेबिलिटी का कंस्ट्रेंट है, कहीं कंप्यूटिंग पावर का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। जी आदिल सिराज कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जी जी सर बिग डाटा जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन है, जिस तरह मशीन लर्निंग एक डोमेन है। हाँ, बिग डाटा जो है ना वो असल में बिग डाटा जो है वो एक अलग डोमेन है, लेकिन चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाटा की जरूरत होती है, इसलिए वो खुद ब खुद आके एआई के साथ डाटा जो है ना, डाटा साइंस और बिग डाटा जो है ना यहाँ चिपक जाता है। अच्छा ठीक है, सर ठीक है। जी 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 सर डेटा साइंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्योंकि ये तीनों चीजें परफॉर्म करने के लिए हमें डाटा की जरूरत होती है। ठीक, हमने जो अभी तक पीछे डाटा पे काम किया है, डाटा क्लीन करना, डाटा ये करना, डाटा वो करना, क्योंकि अब अगर मशीन लर्निंग को मुझे डाटा प्रोवाइड करना है तो इसे बहुत ही जो है ना वो रिफाइंड और फ्रेश किस्म का डाटा जो है ना वो चाहिए होता है। तो वो सारी चीजें हम जो है वो डाटा साइंस के एल्गोरिथम्स और डाटा साइंस की लाइब्रेरीज की मदद से पहले क्या करेंगे, डाटा की प्री प्रोसेसिंग करके उसे बेहतरीन अंदाज में ले आएंगे ताकि वो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग को फीड किया जा सके। सर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अलावा और कौन कौन से टेक्निक्स यूज हो सकते हैं? जैसे मशीन लर्निंग के अंदर जो है ना आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन एक बड़ा मशहूर जो है ना वो कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, एसवीएम के नाम से। और इसके अलावा भी 4-5 एल्गोरिदम और हैं अभी आगे आने वाले, उसमें हम नाम देखते हैं।
राइट सर। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस, सर मैं पढ़ दूं? जी 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 Artificial intelligence was born in the 1950s when a handful of pioneers from the nascent field of computer science started asking whether computers could be made to think, a question whose ramifications we are still exploring today. तो बेहतरीन, मतलब 3 लाइनों के अंदर इसने पूरा जो है ना वो एक डोमेन खोल के रख दिया कि भाई 1950 में जो मैंने कहा ना कि बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो जमा हुए, और उन्होंने जो पाइनियर्स थे ना कंप्यूटर साइंस की फील्ड के, जो मैथमेटिशियंस थे, स्टैटिस्टिशियंस थे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी, वो खड़े हुए। उन्होंने जो है ना, कंप्यूटर तो वजूद में आ चुका था, हमने देखा जी वो फला कंप्यूटर और फला कंप्यूटर, जब क्लास छोटी क्लास में पढ़ते रहे वो सारे कंप्यूटर मौजूद थे, बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद थी। अच्छा, अब वो परफॉर्म भी करते थे, हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो कैसी थी कि यार वो प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है यार, ये छोटी छोटी कंप्यूटेशन जो है वो उन कंप्यूटर्स पे हुआ करती थी। अच्छा, और लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं सही मानों में, हमारी तरह बातें करने वाले नहीं, जो वाकई इंटेलेक्चुअल होते हैं, देखो उन्होंने 1950s में ही, जब कंप्यूटर ही अंडर डेवलप था, उस वक्त कंप्यूटेशन पावर भी क्या थी? कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ वो न्यूमेरिकल शायद कोई प्रोसेस छोटा बहुत कर लेते थे उससे। उस वक्त भी उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि क्या कंप्यूटर सोच भी सकेगा। मतलब सिर्फ ये, आप देखें कितना स्टेप आगे सोचा उन्होंने, ये पहले नहीं सोचा, तो सोच लिया होगा शायद उन्होंने कि भाई अभी इतनी बड़ी मशीन है, अभी इसकी कंप्यूटर पावर जो है वो कंप्यूटेशन पावर इतनी कम है, अभी ये मशीन आहिस्ता आहिस्ता कम्पैक्ट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, कंप्यूटेशन पावर, स्टोरेज पावर और पता नहीं क्या क्या बढ़ता जाएगा, सारी चीजें जो है ना बढ़ेंगी, मशीन कम्पैक्ट होती जाएगी। जैसे हम आज के दौर में हम, मुझे याद है जब मैंने कोई 99 या 98 में पहला सिस्टम लिया, डेस्कटॉप सिस्टम था, ठीक है, तो उस वक्त तो मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है, कि कोई जो है ना वो मिनी बुक की तरह, लैपटॉप की तरह जो है ना मैं कोई सिस्टम जो है ना, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो 1950s में ही सोच रहे थे कि उनका विजन क्या था, जो मैं अंदाजा कर रहा हूँ कि वो ये सब चीजें सोच चुके होंगे कि कंप्यूटर ऐसा हो जाएगा बाद में, और आखिर में क्या सोच रहे हैं, जो हम आज के दौर में हम आज भी यकीन नहीं कर पा रहे कि कोई मशीन भी सोच सकेगी, तो इस बारे में सोचना उन्होंने 1950s में ही जमा होकर कॉन्फ्रेंस में तो ये ये हमारे सवाल एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है ना, उन लोगों को तो शुरू से ही वो एक्सपोजर मिलता है कि वो नहीं उस नहीं लेवल नहीं पे नहीं फिर नहीं जाके नहीं सोचते भी हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो ये उसमें वो तो फॉल्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो चीजें जिस वक्त इन्वेंट होती हैं, ठीक है, जिस वक्त इन्वेंट फिर होती आपकी हैं, सोच आपके एनवायरनमेंट की मोहताज होती है ना, मतलब अगर हमें वो फैसिलिटीज हमारे एजुकेशन सिस्टम ही प्रोवाइड नहीं कर रहा तो हम अपने तो अब मतलब जी कोई बात ये, सोच को जब कहाँ से shape करें? 1950s में, अब 1950s में, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि भाई यहाँ मैं अगर लिख के सर्च करूँ AI कॉन्फ्रेंस, तो वो कोई एक मुल्क के थोड़ी थे, वो तो सारी दुनिया से जमा हुए थे, ठीक है, तो वो आप किसके एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करेंगे? ठीक है, नहीं, यहाँ आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े जो है ना वो साइंटिस्ट जो हैं इसके अंदर शामिल थे। कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी उन्होंने एक जारी करी, पता नहीं किस नाम से थी, मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। अच्छा जी, ये है एलन मस्की, और ये सारे एलन ट्यूरिंग, ये वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। मैक कार्थी, बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटिंग का, ये वो सारे साइंटिस्ट हैं जो एक जगह जमा हुए, उसमें था, उसमें अब दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं कर सकते हमारा एजुकेशन सिस्टम, लेकिन ये तो जर्मन एक इंटेलेक्ट, फिल्म बनाई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में और सर उस सर। जमाने में अगर देखा जाए तो इवन की जैसे एलन ट्यूरिंग वगैरह थे, इनके ऊपर भी बहुत सारी जो है वो केसेस बने थे और चीजें थी, इनको भी कोई नहीं सुनता था उस जमाने में। हाँ हाँ हाँ, इनको तो मतलब बाद में इनकी बात सर्विसेज को ही ऐसी रियलाइज थी किया ना, गया। बात ही ऐसी थी ना, मैं आज आपसे कहूँ कि यार ये जो है ना वो 1950s के दौर में आपको ले जाए और वहां बात करें कि मशीन होगी, चल फिर रही होगी, रोबोट होगा, मशीन आपसे बातें कर रही होगी, आपके घर में डिवाइस होगी, आप उससे सवाल, मतलब कोई भी यकीन नहीं करेगा ना, आप पागल बोलेंगे आपको, लेकिन वो सर एग्जैक्टली बेसिकली वो तो अपने वक्त से आगे सोच रहे थे।
वक्त से आगे नहीं, मैं तो बहुत आगे सोच रहे थे, बहुत आगे सोच रहे थे एक्सेप्शनल लोग थे, वो एक्सेप्शनल लोग थे। हाँ, अब मैं आपसे यही, मैं जो इतना इस बात पे जोर दे रहा हूँ, मैं इसी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त जब वो मशीन अभी नई नई बनी थी, वो सिर्फ समझ लें कि 2+2 कर सकती थी। उस वक्त वो सोच रहे थे कि ये मशीन सोच भी सकेगी, वो आज के दौर के बारे में सोच रहे थे कि भाई ये सोच सकेगी तो क्या क्या होगा। सर इन्होंने हमारे कहा मसाइल और है, हमारा नहीं रोटी नहीं, कपड़ा मकान है हम हाँ, इससे आगे सोचते हैं और वो कुछ और सोचते हैं। वी मतलब डू थिंग्स फॉर अर्निंग और वो कुछ और हाँ, करने के वो लिए करते भाई बड़े आदमी की पहचान ही, बड़े आदमी तो बड़ा आदमी इसीलिए होता है ना। हैं। और वो मैम भी ठीक थी कि कुछ फॉल्ट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है, मतलब मेजर है, बल्कि मेजर है वो, ये भी एक है। और दूसरा ये कि हम इन्वेस्ट ही नहीं करते एजुकेशन में और रिसर्च में। असल चीज ये है, और इन्वेस्ट में फिर मैंने कहा ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन्वेस्ट की डेफिनेशन आपको बताई कि इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसे खर्च करें। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल भी पावर को भी इन्वेस्ट करें, एग्जैक्टली ठीक है ना। एग्जैक्टली इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें, आप अपनी रिसर्च को इन्वेस्ट करें। तो वो हम हमारे मतलब मैं अगर आपको बात बताऊं, मुझे ये इतना ज्यादा फील होता है इस बात के ऊपर कि मैं यूनिवर्सिटीज में, अब जितने भी हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं या मास्टर्स मास्टर्स करके निकल रहे हैं या वो करके निकल रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन प्रैक्टिकल फील्ड। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी में पहले वो विजिटिंग फैकल्टी लग गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, फिर साल गुजरते 10-15 साल में वो परमानेंट जो है ना वो हो गए। अब उन्होंने क्या सोच लिया, उन्होंने सोच लिया कि बस अब वही उनकी लाइफ है, वही करनी है। एक करते 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 घिसते के साथ जो है उनका पीएचडी भी आखिरकार जो है वो हो गया। लेकिन बिल्कुल सर। सोच क्या रही, सोच वही लिमिटेड रही। अब उन्होंने क्या सोच लिया, मेरा पीएचडी हो गया, मेरी 17 ग्रेड की नौकरी हो गई, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब मुझे बस, अब मेरी लाइफ जो है ना वो सेटल हो गई, मैं सुकून से यही काम करता रहूंगा और यहाँ से सुकून से जो है वो रिटायर हो जाऊंगा। ऐसे ही है, बच्चों को पढ़ाऊंगा या दो बस, चार रिसर्च पेपर शाया करूंगा और निकल जाऊंगा। और निकल जाओ। अच्छा, अब बात ये है कि यार नहीं, कुछ और सोचते, मतलब सर किसी और इंडस्ट्री बेस्ड तरफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो किसी की तवज्जो है ही नहीं ना। वो अगर तवज्जो इवन है। के यही यूनिवर्सिटी से वजह है, बात कर हाँ यूनिवर्सिटी से यही बात वजह करो है तो कि वो हमारी, कहते हैं आप प्रोजेक्ट ले आए, हम फिर काम कर हाँ लेंगे। ये नहीं कि हम वो मिल के मतलब प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और फिर उस पर काम शुरू करते हैं। वो ना कभी किया होता है, ना वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती ना। तो सर अब यही वजह है कि हमारी तरफ से, हमारे अपने कंट्री से, इसी वजह से हमारी तरफ से प्रोडक्ट्स नहीं आ रही मार्केट में, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, है ना। मतलब जो है और वो है ही नहीं। प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, तो वो रिसर्च का लेवल भी जो है ना वो क्या है, बहुत लिमिटेड है। खैर, ये तो हम सर इसकी करते एक रहेंगे। वजह ये भी है कि हमारा जो इंडस्ट्री है ना वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से लिंक ही नहीं है। तो उसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम सेपरेट चल रहा है, इंडस्ट्री सेपरेट चल रही है। तो यस इसलिए सर, वो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उसकी ना कोई उसकी प्रोजेक्ट वजह आता है ना यही बात यही है ना, सर बात यही यही है है कि बात। अगर इंडस्ट्री बेस्ड लोग अगर जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे, या वही लोग जो पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखेंगे, तो फिर उन्हें पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनको क्या पढ़ाया जाए बच्चों को, ठीक है ना। इंशाल्लाह सर, इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह हम ये काबिल होंगे कि हम जी पढ़ा भी सर, बिल्कुल सकें, ऐसा। execute भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई पढ़ो ऐसे, जिस तरह मेरी भी यही सोच होती है। जब मैं किसी से पढ़ रहा होता हूँ या कोई टॉपिक पढ़ाने की सोच रहा होता हूँ, तो मैं या सुन भी रहा होता हूँ किसी को, तो मैं प्लानिंग ये कर रहा होता हूँ कि अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जो है ना वो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उतना एक्सप्लोर करके पढ़ो कि किसी को समझाया जा सके, ठीक है, कुछ बात की जा सके, सिर्फ गुजारे लायक नहीं। खैर, सर मसला ये है कि हमारी पहले टॉप लीडरशिप इंटरेस्टेड ही नहीं थी ना। मैं जो गई थी ना कि हमारी एजुकेशन का लेवल भी वो नहीं, हमें इतने अपने ज़ाती मसाइल में उलझा दिया गया है ना कि वो हम लोग कलेक्टिव सोच की तरफ आते ही नहीं है। अब देखेंगे वो तो 2.5 साल पहले 3 साल पहले ये इमरान खान के कहने पे डॉक्टर आरिफ अलवी ने PIAIC का इंट्रोड्यूस कराया। 2.5 साल आप लोगों ने सर तोड़ कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि इस साल मुझे इतनी खुशी हुई, सरजिया ने पोस्ट की थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के जो वो गिटहब के ऊपर यानी कि फ्री सोर्स अपलोड करने वाले जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो नेशन है, पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा टॉप 10 में आया है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें रंग दिखाना इंशाल्लाह शुरू होंगी। जाहिर है अभी तो बेस हम उस जो है तरफ ना जा रहे हैं बनना जिस शुरू तरफ हम होती 10 है। साल पहले थे। हाँ, बेस बनना शुरू होती है, टाइम लगता है। तो अब PIIC शुरू हुआ, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर पहले बैच एग्जैक्टली में जो है वो 5% 10% लोग भी जो है ना वो सामने आ जाए जो काम के हों,
तो अचीवमेंट है ये। फिर वो 5 से अगले साल जो है ना 10 हो जाएंगे, सर अब 15 हो हमारी जो जाएंगे। ये आईटी की इंडस्ट्री अभी एक्सप्लोर करी है, हमारी $1 अरब से मैं मतलब पढ़ रही थी कि एक्सीड करी है इससे जो हमारी अर्निंग्स हैं, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट इन 2.5 बिग अचीवमेंट है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। अभी तक हम असल में गवर्नमेंट अभी सिर्फ सोच रही है कि किसी तरह डॉलर पाकिस्तान आ जाए, ठीक है ना। अब उसी लड़के फ्रीलांसिंग करे जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया फ्रीलांसिंग की करना, सर सॉरी बात काट रहा हूँ, इंडिया की 80 बिलियन है एंड वी आर हाँ जी, हम 2-3 बिलियन है, तो उन्होंने हम इन्वेस्ट किया 2-3 ना, बिलियन। कितने जो 10 साल पहले किया, हमने एग्जैक्टली नहीं किया तो हम वी आर जो बिहाइंड। AIC ने अभी इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने 90s में लिया था, मतलब दे ले वर लिया फार अहेड 30 इयर्स अहेड ऑफ अस। तो जाहिर है कि बिल्कुल। अच्छा चलें अब दोस्तों आगे चलें ताकि हम भी सीख सकें, ये सारी चीजें सबको पता है। चले, ये भी पार्ट होता है, ये भी पार्ट होता है। अच्छा, A concise वो definition- आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि हम फ्रीलांसिंग तो करे जा रहे हैं कि हमारा जो है ना वो डॉलर जो है ना फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहे हैं, हमारी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग करना जो है ना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक मजदूर जो है ना उसको घर बना रहा हो, और जब घर बन जाता है वो अपनी दिहाड़ी लेता है और अपने घर चले जाता है, अब उस वक्त घर से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि फ्रीलांसिंग तो करें, साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है डेवलप हो और मार्केट के अंदर जाए। एग्जैक्टली सर। राइट। तो खुशी की बात यह है कि हम भी इसके पाकिस्तान की शुरुआत में हम सब शामिल हो गए। इंशाल्लाह भाई, मैं वैसे तो मैं अपने आप को जो है ना बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, और इस मामले में भी मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे जो है ना एतमाद के साथ ही बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे पहले मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ाना शुरू करी या और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, यानी आज मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की, जब हमने पढ़ना शुरू किया सरजिया के साथ 6 महीने का हमने कोर्स किया, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया हमने, और उससे लेके अब तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, कराची में, इधर भी उधर भी जितने लड़के जहाँ कहीं मशीन लर्निंग के हवाले से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेटा साइंस के हवाले से कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह या तो हमारे पार्टनर रहे हैं या हमारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह सर। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि चलो यार, आज नहीं, आज इतना फ्रूटफुल नहीं है, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ये दरख्त बन जाएगा और पाकिस्तान का नाम होगा, तो कम से कम मैं तो ये कह सकूंगा कि नहीं यार, हमने इसमें जो है वो अपना जो है ना एफर्ट डालें। यही चिराग आप, जलेंगे हाँ, तो रोशनी होगी सर। आप लोग भी जो है वो इसी तरह कोशिश करें कि जो है, मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप जो है ना, मैं अपनी प्रोडक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा जो है ना स्टार्टअप्स पे भी काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है ना वो स्टूडेंट्स का भी फोकस ही होता है कि भाई अपना जो है ना वो आप भी जो है ना वो क्लाइंट्स पकड़े, इंटरनेशनल काम करें, ये करें। तो मैं कहता हूँ कि यार वो बाकी लोग कर लेंगे, हमें जो है ना पढ़ाने दो ताकि और फोर्स जो है वो तैयार हो सके। तो ये जो आप प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या हम भी मतलब इस लेवल पे कोई आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि मतलब हम भी उसमें थोड़ा बहुत काम करते रहें और सीखते जाएं? बस ये वाला मॉड्यूल आप गुजार लेंगे ना इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से जब गुजार लेंगे तो आप अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे और आप बहुत कुछ कर सकेंगे। और आपके सर, और आपके एक्चुअल प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम होंगे सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस ये इस तरह पढ़ना है इंशाल्लाह। अब चलते हैं आगे। अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ द फील्ड वुड बी एज फॉलोज। अब ये जो जिस फील्ड की वो बात कर रहे थे ना, यानी इस एक जुमले में, इस एक वर्ड थिंक में जो पूरी कहानी उन्होंने समोधी, वो फील्ड क्या थी? द एफर्ट टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला। कहते हैं द एफर्ट टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल टास्क। इंटेलेक्चुअल टास्क क्या होता है? देखो, जैसे मैं देख सकता हूँ मेरे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है जिससे मेरी आप तस्वीर देख रहे हैं, वो भी कैमरा भी मुझे देख रहा है, ठीक है। लेकिन हम दोनों के देखने में फर्क है। वो सिर्फ देख रहा है और मैं देखकर समझ भी रहा हूं कि मैं क्या देख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर इन्वॉल्व है इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्ट इन्वॉल्व है। तो अब हम कहते हैं कि यार हमने एक इंडस्ट्री में एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी है, वो क्या कर रही है? वहां से डब्बा उठा रही है, वहां ले जाके पैकिंग में रख रही है, वो मशीन उसे पैक कर रही है, वो मशीन उसे पैक करने के बाद जो है ना आगे
ड्रॉप कर रही है, ये भी टास्क ऑटोमेटेड है, रोबोटिक टास्क है, बट ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्या नहीं है, क्या चीज नहीं है? अगर उस जगह पर डब्बा मौजूद ही ना हो तो मशीन क्या करेगी? अगर वो डब्बा खराब हो तो मशीन को कैसे पता चलेगा वो डब्बा खराब है? देयर वाज नो इंटेलेक्ट। जो इंटेलेक्चुअल अगर टास्क जो मशीन आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा बॉक्स है तो फिर इंटेलेक्चुअल होगा। इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, ठीक है ना, कि वो आइडेंटिफाई कर सके जो प्रोडक्ट में देख रहा हूँ, इस प्रोडक्ट जो है ना वो सही है या खराब है, उसको जो है ना वो क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो वो इंटेलेक्चुअल उसके अंदर जो है, तो ये टास्क जो है वो ह्यूमंस करते थे, तो ये इंटेलेक्चुअल जो है ना वो ऑटोमेट कर दी जाए मशीन्स के अंदर, इंटेलेक्ट डाल दिया जाए। जी As such, AI is a general field that encompasses machine learning and deep learning. AI जनरल फील्ड है जिसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, बट दैट आल्सो इंक्लूड्स मेनी मोर अप्रोचेस दैट डॉट इन्वॉल्व एनी लर्निंग। इसमें और भी अप्रोचेस हैं जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती, जिस तरह मैंने कहा भी सपोर्ट वेक्टर मशीन और फला फला के एल्गोरिथम्स हैं। जी अब यहाँ ये कहते हैं अर्ली चेस प्रोग्राम्स, समझिएगा इस बात को। फॉर इंस्टेंस जैसे कि चेस प्रोग्राम से, शतरंज खेलने के लिए जो प्रोग्राम रखे गए, आपने बहुत बार सुना होगा कंप्यूटर ने हरा दिया आलमी चैंपियन को, आलमी चैंपियन ने कंप्यूटर को हरा दिया। जी फॉर इंस्टेंस आर इन्वॉल्व्ड हार्ड कोडेड रूल्स क्राफ्टेड बाय प्रोग्रामर्स। उसमें क्या होता था, उस चेस प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम कोडेड होता था, किससे? हार्ड कोडेड रूल, उसमें इफ देन एल्स करके जो है ना सारी चेस की जो है ना कमांड्स और चालें जो है ना वो फीड कर दी गई, ठीक है। एंड दैट डिडंट क्वालिफाई एज अ मशीन लर्निंग, वो मशीन लर्निंग नहीं था। मतलब इसको मैं आसान जबान में और समझाऊं कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, वो प्रोग्राम क्या करता है, वो ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, उसको मार्क्स मिलते हैं, वो बता देता है कि ये इतने मार्क्स हैं तो ये ग्रेड है। अच्छा ये एफिशिएंट तो है कि जिसको इसके पास जितने मार्क्स आ रहे हैं वो बता रहा है कि मुझे ये इतने ग्रेड, लेकिन ये बात इसको किसने बताई है कि इतने मार्क्स आएंगे तो ये ग्रेड होगा? ये बात हमने हार्ड कोडेड रूल्स के तहत बता दी है। जी एक बात हमने हार्ड कोडेड रूल्स के तहत बता दी है कि ये होगा तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना, ठीक है जी ना। जी अब ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि एक किसी भोले आदमी के हाथ में जो ना 10 रुपए सीधे हाथ में दे दिए, 10 रुपए उल्टे हाथ में दे दिया, अभी एक 10 रुपए का जो है ना वो समोसा ले आना, एक 10 रुपए का रोल ले आना। अब दुकान पे पहुंचा, भूल गया यार कौन से वाले का समोसा लेना था, कौन से वाले का रोल लेना था। मेरी बात समझ रहे हैं? जी ये हार्ड कोडेड रूल है ना, जी लेकिन अब उसको ये चीजें क्राफ्ट करके डाल दी गई। आप यकीन करें, अभी हम आगे चलेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वी आर नॉट गोइंग टू राइट अ सिंगल इफ एंड एल्स, बिल्कुल ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, नहीं। हम बल्कि उसकी लर्निंग कराएंगे। अभी मैं आता हूँ लर्निंग की तरफ। For a fairly long time, many experts believe that human-level artificial intelligence could be achieved by having programmers handicraft a sufficiently large set of explicit rules for manipulating the knowledge. ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करते हैं हम कि अगर मुझे एक रोबोट को, जो चेस वाला ही रोबोट है जो खेल रहा है, उसको ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंट करना है, तो जितने रूल हो सकते हैं लाखों में हो जाएं, वो सारे के सारे कोड करके उसके अंदर डाल दिए हैं। अब इंसान जब उसके साथ खेलना शुरू करेगा तो इंसान जो भी चाल चलेगा उसके अगेंस्ट वो चाल चलेगा, तो वो फिर इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर उसको सारी बातें पता चल जाए तो इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो ये वाली जो अप्रोच है, ये अप्रोच सिंबॉलिक एआई कहलाती थी, कि जो हमारी स्मार्ट मशीन्स पहले बनाई गई वो क्राफ्टेड रूल्स पे बनाई गई, इसलिए वो सारी सिंबॉलिक एआई कहलाती थी। And it was the dominant paradigm in the AI from the 1950s to 1980s. 50 से लेके 80 की दहाइयों में यही डोमिनेंट रहा, यही काम होता रहा है कि जितने पॉसिबल सेट ऑफ रूल्स होते थे, पॉसिबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती थी, वो एक प्रोग्राम में फीड करके मशीन को सप्लाई कर दी जाती थी, मशीन उसके तहत जो है वो काम करती रहती थी। तो Its reached peak popularity during the expert system booms in 1980. 1980 में 80s के सीजन में जब एक्सपर्ट सिस्टम बनने लगे, कंप्यूटेशन पावर आ गई, सिस्टम कम्पैक्ट हो गए, तो यही इस तरह की एआई के अंदर जो है बड़ा बूस्ट आ गया।
बड़ी जो है ना स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनने लगे, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनने लगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना वो आगे बढ़ गई। ये कहते हैं although symbolic AI proved suitable symbolic to solve the well defined logical problems such as playing chess। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि सिंबॉलिक एआई के अंदर या अब तक जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहे, उस सिंबॉलिक एआई के अंदर प्रूव टू बी वेल डिफाइंड लॉजिकल प्रॉब्लम। ये वो मसले तो हल कर सकती है जो कि वेल डिफाइंड मसले हो कि ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो जहाँ हर चीज डिफाइंड हो वो मसला तो आसानी से हल हो जाएगा क्योंकि उसका इफ देन एल्स लगा होगा। ठीक है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी इनट्रेसेबल टू फिगर आउट एक्सप्लिसिट रूल फॉर सॉल्विंग मोर कॉम्प्लेक्स फजी प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो है वो इंट्रेक्सेबल हो गई, काम नहीं कर पाई, फंस गई कहाँ पर, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई, फजी प्रॉब्लम आई, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन कि किसी तस्वीर को आइडेंटिफाई करना, स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज को आइडेंटिफाई करना। अब इसको कैसे मैं इफ देन एल्स में डालूंगा, तस्वीर को कैसे इफ देन एल्स में डालूंगा कि भाई दुम टेढ़ी हो, टांगे छोटी हो तो भी कुत्ता है और मुंह ऐसा हो, तो कितने रूल्स डालूंगा, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन, a new approach arose to take symbolic AI's place and that is machine learning। तो अब जो है 80s के बाद 90s में जो है 80s के ही फेज के अंदर जो है वो मशीन लर्निंग का डोमेन जो है वो सामने आ गया। ठीक है जी सर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इस खातून का नाम तो आपने सुना होगा, एडा, बिल्कुल Yes, sir. पहली एडा लवलेस, सबसे पहले प्रोग्राम। एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज, ये सारे She बचपन was में the क्लास first lady. फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ये बल्कि फर्स्ट प्रोग्रामर ही थी, लेडी प्रोग्रामर कहना गलत होगा। अच्छा, बिल्कुल कहते हैं अब देखें ये पहली प्रोग्रामर थी और इसका सवाल देखें और इसके इंटेलेक्ट का लेवल देखें। इन विक्टोरियन इंग्लैंड, लेडी एडा लवलेस वाज अ फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑफ चार्ल्स बेबेज, द इन्वेंटर ऑफ एनालिटिकल इंजन, द फर्स्ट नॉन जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। आल्थो, देखिए इसने भी यही बात लिखी, आल्थो विजनरी एंड फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, द एनालिटिकल इंजन wasn't mean a general purpose computer। कि वो एनालिटिकल इंजन तो बन गया था लेकिन वो भी जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। when it was designed in 1830s and 1840s, 1830 और 40 में जब उस कंप्यूटर को बनाया, जनरल पर्पस नहीं था वो, because the concept of general purpose computation was yet to be invented। क्योंकि उस वक्त तक तो जनरल पर्पस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई ये एक कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर होगा जिससे बहुत सारे काम कर सकेंगे। नहीं, ऐसा कंप्यूटर था जो एक पर्टिकुलर काम कर सकता था, एक और कंप्यूटर बना लिया वो एक पर्टिकुलर काम कर सकता था। इट वॉज मेयरली मेड एज अ वे टू यूज मैकेनिकल ऑपरेशन। वो फकत क्या कर सकता था, सिर्फ क्या कर सकता था कि मैकेनिकल ऑपरेशन कर सकता था, टू ऑटोमेट सर्टेन कंप्यूटेशन फ्रॉम द फील्ड ऑफ मैकेनिक, मैथमेटिकल एनालिसिस की फील्ड से कुछ काम कर लेता था वो। Hence the name analytical engine, इसीलिए उसको analytical engine कहते हैं। In 1843, Ada Lovelace remarked the invention। देखिए उसने क्या बात बोली, उसने कहा the analytical engine has no pretensions whatever to originate anything। एनालिटिकल इंजन बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई प्रिटेंशन ऐसी नजर नहीं आ रही कि जो कुछ खुद ओरिजिनेट कर सके, खुद कुछ ओरिजिनेट कर सके, यानी खुद कर सके, खुद कर सके। ये कहती है इट कैन डू वॉट एवर वी नो, ये तो वही कर सकता है जो हम जानते हैं, टू ऑर्डर इट टू परफॉर्म, और हम उसे ऑर्डर करते हैं कि भाई ये काम करो। इट्स प्रोविंस इज टू असिस्ट अस इन मेकिंग अवेलेबल व्हाट वी आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद। इसका तो काम सिर्फ इतना हो गया है या इतना ही है कि ये हमें वो चीजें अवेलेबल कर दे जो हमारे पास पहले से क्या है, मौजूद है। जब इस बात की समरी करता हूँ, ये कहना चाह रही है कि कंप्यूटर तो वही काम कर सकता है जो मैं पहले से जानता हूँ। यानी कि अगर मैं जानता हूँ कि एक बच्चे के 60+ मार्क्स आएंगे तो उसका ग्रेड सी होगा या बी होगा, ये मैंने कंप्यूटर को बता दिया है। अब कंप्यूटर मुझे बार बार वो चीजें ग्रेड के अगेंस्ट बता रहा है, तो कौन सी कमाल काम कर रहा है। बात समझ आ रही बात? जो चीज मुझे पहले से मालूम है मैंने फीड कर दी, रूल तो मैंने ही फीड किया, इसका मतलब मुझे उनके जवाब मालूम है। बस किसी मौके पे क्या करना है, जब वो चीज आ जाए तो मुझे वो बता दे। बात समझ में इसकी?
जी, कि मतलब कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो जो मैं उसे भाई मतलब प्रोग्राम करके दे रही हूँ वही वो मतलब आउटपुट दे रहा है। वही आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे वो बातें बता रहा है जो मुझे पहले से मालूम है, बस सिर्फ मेरी मदद कर रहा है कि जरा काम जल्दी हो जाए, सारी चीजें बता देगा। तो अगर इसके एंटी सोचूं तो उसने ये बात भी इसी में बोल दी है कि हमें ऐसा कंप्यूटर बनाना होगा जो खुद कुछ कर सके, हमें वो काम करके दे जो हम जानते ही नहीं है। जी, बिल्कुल, आ रही बात सुनने? बिल्कुल। अब ये कहता है दिस रिमार्क was later quoted by एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने इस पे पेपर लिखा, उसका नाम ही क्या लिखा? लेडी लवलेस ऑब्जेक्शन। इस रिसर्च पेपर का नाम ही उसने रखा लेडी लवलेस ऑब्जेक्शन इन हिज लैंडमार्क इन 1950 पर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, 1950 में ये बात उसने की, इंटेलिजेंस वाली, कंप्यूटिंग मशीनरी और उसके साथ इंटेलिजेंस, which introduced Turing test। उसने ट्यूरिंग टेस्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया एज अ की कॉन्सेप्ट दैट वुड कम टू शेप एआई। यही वो कॉन्सेप्ट था जो उसने एआई की शक्ल बताई कि कैसी होगी। ट्यूरिंग वाज कोटिंग Ada Lovelace while pondering whether general purpose computers could be capable of learning and originality। ट्यूरिंग ने जो क्या किया वो कोट कर रहा था कि एडा लवलेस ने जो जनरल कंप्यूटर की बात की है कि आया कंप्यूटर जो है वो सीखेगा भी और कुछ ओरिजिनेट भी कर सकेगा, नहीं कुछ नया भी कर सकेगा। एंड ही केम टू कंक्लूजन दैट दे कुड। 1950 में उसने कहा कि हाँ जी कर सकेगा। ठीक है, तो मशीन लर्निंग अराइज फ्रॉम दिस क्वेश्चन। यही वो क्वेश्चन है जिससे मशीन लर्निंग अराइज हुई, चली। कुड अ कंप्यूटर बी गो बियॉन्ड, क्या कंप्यूटर उससे आगे जा सकता है? किससे आगे? व्हाट वी नो हाउ टू ऑर्डर इट टू परफॉर्म, जो हम पहले से जानते हैं और उसे ऑर्डर करते हैं कि परफॉर्म करे, क्या इससे आगे जा सकता है? एंड लर्न इट ऑन हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क, और खुद सीख सके कि कोई पर्टिकुलर टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करने हैं। कुड अ कंप्यूटर सरप्राइज अस rather than programmers crafting data processing rules by hand? क्या वो हमें सरप्राइज कर सकता है बजाय इसके कि प्रोग्रामर जो है वो हाथ से लिखे हुए इफ देन एल्स से रूल लगा दें? कुड अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लर्न दीज रूल्स बाय लुकिंग एट डाटा? अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, क्या कंप्यूटर खुद लर्न कर सकेगा रूल्स को डाटा को देखकर? दिस क्वेश्चन opens the door to a new programming paradigm. In classical programming, the paradigm of symbolic AI, humans input rules, a program, and data to be processed according to these rules. उन rules के मुताबिक data के आंसर निकलते थे and come out answers. With machine learning, humans input data as well as answers expected from the data, and the outcomes, the rules, these rules can be applied to a new data, producing original answers. अब ये पूरी बात इन दो फिगर्स के अंदर आपको समझ में आ रही है कि जो क्लासिकल अप्रोच थी या जो आज तक आप करते रहे वो प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो ये वाली थी, रूल्स, डाटा। क्या करते थे हम या अभी तक क्या करते रहे उसके अंदर कि हम अपनी कंडीशंस बताते थे और कंडीशंस के साथ डाटा देते हैं और उन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? जी, उस यानी सर उस पे कैलकुलेशन करके वो आंसर दे देता है, हम कैलकुलेशन करके आंसर देता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। तो ये अभी हमारी अप्रोच होती है जी, जो जी। जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी तक काम करती रही एआई से पहले या अभी तक आप करते रहे, आप एआई प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जो काम करते रहे वो ये होता रहा तो भाई इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, ये लगा, ये आ जाए, यहाँ से ये डाटा है, इसको ये आया तो ये करके ये दिखा देना। लेकिन अब से आप काम क्या करेंगे? अब से आप क्लासिकल पैराडाइम से निकलेंगे, अब आप मशीन लर्निंग अप्रोच की तरफ आएंगे। और मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होगा भी, आप डाटा अपनी मशीन को देंगे और मशीन को ये भी बताएंगे कि भाई ये डाटा क्या है, और मशीन आपको जो है ना वो रूल निकाल के देगी। अच्छा, देखने में ये बड़ी सीधी सी बात लग रही है, भाई ये क्या बात है? अच्छा, हम उसी एग्जाम्पल से चलते हैं। इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में ये हो रहा है कि भाई मैंने कंडीशन बता दी
और डाटा दे दिया, उसने ग्रेड निकाल के दे दिया। कंडीशन ये थी कि भाई ये मार्क्स होंगे, ये ग्रेड होगा। मैंने जैसे ही बताया मार्क्स ये हैं, उसने बताया ग्रेड ये। ओके, सही है, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है? अब मैं कोई कंडीशन नहीं बता रहा, अब मैं उसे सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये मार्क्स हैं और ये ग्रेड है, ये मार्क्स हैं और ये ग्रेड है। ठीक है, अब तुम खुद ही लर्न करो, खुद ही लर्न करो कि भाई किन मार्क्स पे क्या कुछ हो रहा है, रूल निकालो। अब इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में अभी आपको करके दिखाता हूँ, सब लोग साथ रहिएगा। सर यस यस सर हर मॉडल की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी में कार्स को जो है वो आपस में डिस्टिंग्विश कराना है किसी मॉडल से, तो उसमें हमारे डाटा पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा कार्स के ऊपर मॉडल की ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, सवाल क्या है इसमें आपका? सर मैं ये पूछ रही थी कि ये मॉडल टू मॉडल जब वो वेरी करता है कि हम एक मॉडल के अंदर जो है वो 5 कार्स से भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं और एक के अंदर हमें 1000 भी करवानी पड़ सकती है। ओके सर, जितनी बस ज्यादा जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी ट्रेनिंग अच्छी होगी। ओके सर। अच्छा, इस वक्त जो है ना, मैं आपके सामने दो काम कर रहा हूँ। एक आपके सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, और एक आपके सामने रख रहा हूँ मैं मॉडर्न अप्रोच। सर एक बात पूछनी है। जी जी बिल्कुल पूछें। सर ये आपने क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या करा कि आपने इधर रूल्स भी लगाया और डाटा दिया, उसने आपको आंसर दे दिया। आंसर ये था कि भाई 2+4 है, हमने डाटा 2+4 दिया, उसके साथ हमने इसकी कंडीशन भी लगा दी। ठीक है, तो उसने हमें आंसर दे दिया 6 है। ठीक है सर, मशीन लर्निंग अप्रोच के अंदर क्या हो रहा है सर कि हमने डाटा दिया है और उसको आंसर दिया है, उसने हमें कंडीशन दे दी। तो सर ये कंडीशन हमें पहले से पता भी तो होनी चाहिए कि ये सही कंडीशन दे रहा है या गलत दे रहा है। आ रहा हूँ ना, उसी तरफ हमें आ भी रहा हूँ, देखो आ रहा हूँ। ठीक हो गया सर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, कुछ ज्यादा सही नजर आ रही होगी। छोड़ें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं आपके सामने एक काम कर रहा, अभी भूल जाए मशीन लर्निंग को और क्लास इसको सारी चीजों। अब मेरे पास क्या है, मैं आपको जो है ना इक्वेशन दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जो है ना वो ये है कि ठीक है, इक्वेशन ये। अब आपके पास जो है ना एक एक्स है, उसके अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये वाई है। अब मुझे बताएं कि भाई वाई का आंसर क्या होगा? करके हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6+4 10 हो जाएगा पहले केस में। 13। ठीक है, 10 हो गया, 13 हो जाएगा, 13 हो गया, 31 हो जाएगा, 4 31 हो जाएगा, 4 और क्या हो जाएगा? 4 आएगा 4 हो सर। जाएगा, ठीक है, 4 से लिखा है सर ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना? हाँ तो सही है ना, 0 से होगा 3, 4 बचा ना, सही तो है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है वो रूल, ठीक है, और ये है वो डाटा, ठीक है। मैं डाटा दे रहा हूं किसको? रूल को। रूल मुझे क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। बात समझ में आती? यस सर। अच्छा, इधर आ जाए। यस सर। ये मैंने रूल भी बता दिया उसे, और मैंने क्या बता दिया उसे? डाटा भी दे दिया उसको।
वो मुझे क्या दे रहा है? आउट सिंपल आंसर दे रहा है सर हमें। आंसर दे रहा है हमें, ठीक है, आंसर दे रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल मुझे पहले से क्या है मालूम है, मैंने रूल जो है वो क्या कर दिया, क्राफ्ट कर दिया। जो हम लोग बात कर रहे थे ना, रूल हमने डिजाइन करके सॉफ्टवेयर बना के प्रोग्राम बना के जो है वो क्या कर दिया, डाल दिया, एक फंक्शन बना के डाल दिया। फंक्शन को वैल्यू दे रहा हूँ, फंक्शन मुझे क्या करके दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ओके हो गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आपके पास कि मेरे पास क्या है, x, y। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी कि भाई 2,10 नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ मेरे पास फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ठीक है, मैं लिखता हूँ अच्छा जी। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये x है और ये y, यानी मैं इसको कह रहा हूँ अपना इनपुट है और ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है। जब मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे पास जो है, मैं इसको यूं लिखता हूँ, 1 इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट जो है मेरे पास 5 है। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना, चलो ठीक है, अभी यहीं सही कर देता हूँ। 3 दे रहा हूँ तो मेरे पास 9 है, 0 दे रहा हूँ तो 0 दे रहा हूँ तो मेरे पास 3 है, 4 दे रहा हूँ तो मेरे पास 11 है, ठीक है। अच्छा, यानी 1 5 3 9 ये थी, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है इक्वेशन क्या होगी? 2x + 3 हम्म 2x + 3 y is क्या equal बन to गई? x plus 3 y is equal to 2x plus 3 y is equal to 2x plus 3, ठीक है। अच्छा, सब एग्री है, इक्वेशन यही होगी? यस सर, यही होगी। जी सर, 03 और 15 से ऑब्वियस था। एग्री क्यों है सर? 03 और 15 वाले डेटा से ऑब्वियस था, 3 9 और 4 1 वाले ने कंफर्म कर दिया। कंफर्म कर दिया आप? एग्री है क्या, मतलब ये सोच सर सकते हैं 03 से ऑब्वियस था कि +3 हो रहा है और 15 वाले ने। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इस पूरे प्रोसेस में जो है ना, इस पूरे प्रोसेस में इस वक्त जो हमारा मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर था वो आप लोग थे,
ठीक है, ये हमारी क्लासिकल अप्रोच थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डेटा और रूल, दो चीजें हमारे पास थी, हम डेटा रूल को सप्लाई कर रहे थे और हमें आउटपुट जो है वो मिल रहा था। ठीक है, और हमारी मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता है कि हम डेटा और आंसर दोनों चीजें जो है वो अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बता रहे होते हैं कि भाई ये डेटा है तो उसका ये आंसर है, ये डेटा है तो उसका ये आंसर है। तो ये जब हम उसको बता रहे होते हैं तो ये एक्चुअली अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। उस डेटा और उस आंसर के दरमियान रिलेशनशिप को, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जो इस केस में आपने किया। मैंने आपको बताया इनपुट 1 है, आउटपुट 5 है। अच्छा, क्योंकि अभी एक ही डेटा सप्लाई किया था, अभी दूसरा डेटा नहीं आया था, अभी आपकी लर्निंग हुई थोड़ी सी, यार 1 इनपुट है 5 आउटपुट है, ओके। लेकिन अभी आपको रूल्स, अभी आपको समझ नहीं आया कि पैटर्न है क्या, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ये डेटा लेता रहेगा, आंसर देखता रहेगा, जैसे जितने ज्यादा इसको आप इनपुट दे देंगे, इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मैंने दूसरा बताया आपको कि भाई 3 है और 9 है, मैंने कहा 1 है और 5 है, 3 है, कुछ आपको, आपने जो है ना ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। फिर मैंने आपको 0 और 3 बताया, जैसे 0 और 3 बताया आपके दिमाग ने एक पैटर्न जो है वो खुद ही बना लिया। अच्छा, जब आपके दिमाग ने पैटर्न बना लिया तो आपने फौरन क्या किया होगा, फौरन ऊपर वाले डेटा को क्या किया होगा, चेक किया होगा। ऐसे किया था? वेरीफाई जी। अच्छा, तो इसको भी चेक किया आपने, ऐसा बिल्कुल सही बैठ गया, इसका मतलब ये पॉसिबल रूल है। फिर मैंने आपको एक और दिया, आपने इसको भी टेस्ट किया और ये भी क्या हो गया, उस रूल पर, उस इक्वेशन पे फिट हो गया जो आपके दिमाग ने सोच कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ डेटा पे क्या किया, अपने दिमाग को ट्रेन किया, और जो रूल आपने बनाया है वो सही है या गलत है, उस रूल को आपने दोबारा डेटा से क्या कर लिया, टेस्ट भी कर लिया। ऐसी बात है। जी सर। टेस्ट करने के बाद आपके पास आउटपुट के तौर पे एक रूल जो है वो जनरेट हो गया है। अब क्योंकि रूल जनरेट हो गया है तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्रिडिक्ट करो, अगर वैल्यू जो है वो -5 होगी तो अब मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि भाई आउटपुट क्या होगा। कर सकते हैं? -7 सर होगी। हाँ भाई, सब बोले। -7 -7, ठीक है ना। अच्छा, आपने जब आपने ट्रेनिंग ले ली, अच्छा आपने आपको म्यूट कर लिया करें यार, शोर आना शुरू हो जाता है, जब बोलना हो फौरन अनम्यूट करें, बोलते फौरन म्यूट कर दिया करें। अच्छा, अब -5 जो है मेरा इनपुट है और मेरे पास जो आउटपुट है आपने बोला वो -7 है। अच्छा, अब क्या मैं कोई भी चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उस डेटा के मुतालिक, मुझे इनपुट दिया है तो मैं आउटपुट बता सकता हूँ? हाँ जी। रूल नोन है फिर तो डेफिनेटली एक्स का जो वैल्यू देंगे वो, अब जाहिर है अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दूं, छोटी से छोटी वैल्यू दे दूं, मेरे लिए अब कोई मसला नहीं है सर, हो नहीं है। जाएगा। प्रिडिक्ट करना मसला नहीं है। यही अप्रोच जो है वो मशीन लर्निंग पैराडाइम की है। मैंने आपको क्या यहाँ मैंने बताया कि इफ इनपुट i1 हो तो आउटपुट 5 हो, इफ इनपुट 3 हो तो आउटपुट 9 हो? नहीं, जब आपको डेटा फीड किया गया और डेटा पे आपने अपने आप को ट्रेन किया तो आपने खुद ही उस पैटर्न को क्या कर लिया, उसमें से लर्न कर लिया। जब उस पैटर्न को आपने लर्न कर लिया तो अब आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप उस डेटा के मुतालिक कुछ भी प्रिडिक्शन जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रूल आ चुका है इस केस में जो 100% सही है। यही अप्रोच जो है वो किसकी है, डेटा और आंसर की है, कि मशीन लर्निंग फिर क्या निकाल के रख लेती है, अपने पास रूल निकाल के रख लेती है और क्या करती रहती है, वो प्रिडिक्ट करती रहती है। बात समझ में आई है? यस सर। अच्छा, मैं एक कॉल बजे जा रही, बात से जरा सुन लो जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रहा हूँ।
अच्छा, मैं अभी क्लास में हूँ, तकरीबन मैं 1:30 बजे तक फ्री होऊंगा, तो आप प्लीज उस वक्त कॉल कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो अभी ये पूरा पैराडाइम समझ में आ गया आपको कि मशीन लर्निंग जो है वो किस तरह काम कर रही होगी? कोई सवाल इसमें है तो पूछिए। सर ह्यूमन ब्रेन तो डेफिनेटली हमने सोचा उस चीज़ को और किया, अब ये अप्रोच मशीन में कैसे वो इस इक्वेशन को किस तरह से डिडक्ट करेगी कि इक्वेशन पॉसिबल है जिसके ये हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे वो डिफाइन करेंगे? सारा मैथमेटिकल है। जितना भी काम होगा, चाहे वॉइस पर हो, चाहे इमेज पर हो, चाहे न्यूमेरिक डाटा पर हो, ठीक है, जितना भी काम होगा सारा का सारा मैथमेटिकल होगा, ठीक है ना। लेकिन वो पैटर्न उसको लर्न करने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। इतने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हैं डीप लर्निंग के अंदर कि वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे चले या कोई बात इसमें पूछनी है? सर ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम जिस तरह हमने y = mx + c एक फंक्शन लिया है, तो अगर वो फंक्शन चेंज हो जाए फिर? फंक्शन क्या हो जाए? दोबारा बोले, फंक्शन क्या हो जाए? y = 2x + 3 हमने सोच लिया ना, मतलब ये हम mx + c ये इक्वेशन ले रहे हैं, अगर हम ये फंक्शन चेंज कर दें। नहीं, देखो फंक्शन, ये जो हमने आउटपुट निकाला उस फंक्शन की बात करो, इसकी बात करो। मतलब इस तरह ले लेना सर, फर्ज करें आपने मुझे एक टेस्ट दिया है, उसमें मेरे 4 नंबर आए हैं, आज मुझे क्या है दोबारा तैयार करो, मैंने वही टेस्ट दोबारा तैयार किए, मेरे अच्छे नंबर आ गए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने दोबारा जब मुझे टेस्ट लेंगे वो थोड़ा सा चेंज करके ले लें, तो फिर तो मेरे वो नंबर नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, लेकिन टेस्ट जिस सब्जेक्ट का होगा वो सब्जेक्ट तो यही होगा ना। देखो अभी मैंने जब मैंने तैयारी नहीं, मैं समझ गया इनका सवाल। इनका सवाल ये है कि भाई ये एक बुक है जिससे तैयारी कर ली है, अब मैंने बुक से एक सवाल दिया, वो इन्होंने गलत जवाब दे दिया, ठीक है, ये दोबारा गए, इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग करी, इक्वेशन अपनी अपडेट करी कि जवाब गलत क्यों हो रहा है, इक्वेशन इनकी क्या होगी डेटा पे और एक्यूरेट हो गई कि वो आंसर जो है जो गलत दे रहे थे। अब मैं इनको अगर वही वाला सवाल दूंगा तो ये फौरन बता देंगे, अगर मैं इनको नया भी दूंगा तो तब भी तो उसी इक्वेशन से रख के बताएंगे ना, डेटा तो वही रहेगा ना। जी जी बोले। सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि सर मतलब ये जो हम डाटा दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन एक से ज्यादा तरह से पॉसिबल है। सर जैसे ग्रेडिंग है 60 अभी अगर 50 आ गया तो फिर क्या होगा, और 80 आ गया तो जैसे नंबर ऑफ सेट ऑफ रूल्स, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल कि जो हमारा मॉडल है कि वो हमें मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स जो है ना प्रोड्यूस करके दे दे कि ओके अगर इट विल फॉल ऑन दिस वन तो दिस विल बी द आंसर, इफ इट विल फॉल ऑन दिस वन तो दिस विल बी द आंसर। जैसे 60 आया तो यही तो है, इधर देखें ना, इधर देखें, मैं मेरा अगर इन दिस केस अगर मेरा इनपुट जो है वो ये होता कि भाई 90 प्लस है तो ए स्टार की रेटिंग है, ठीक है, 80 प्लस है तो जी ए है, ठीक है, और 70 प्लस है तो जी बी प्लस है, बी स्टार है, ठीक है, और 60 प्लस है तो जी आपके पास जो है वो बी है, ठीक है। फिर इसी तरह से सी 50 पे जो है वो क्या है, सी है, ठीक है, और 50 से फिर नीचे जितना भी है, ठीक है ना, उस पे क्या है भाई आपके पास फेल है, फॉर एग्जाम्पल। आ रही बात सुनिए, तो ये अब मुख्तलिफ डेटा इस किस्म का जब आता रहेगा, ठीक है, ये तो बड़ी डायरेक्ट लर्निंग है ना, ये तो बड़ी सिंपल सा रूल है, इसमें तो कोई इसको प्रॉब्लम होगी नहीं, सिंपल मैपिंग है। आ रही बात सुनिए, तो मल्टीपल चीजों पे भी वो आउटपुट जो है ना वो दे देगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन लीनियरली है तो हम इसको लीनियरली जो है ना वो देख रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ और सवाल इसमें करना चाहें तो बताएं।
आ गई है सर समझ। ठीक है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी लीनियर थी तो हमारे पास जो है ना वो जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास बड़ी सॉलिड इक्वेशन आ गई। लेकिन बास केसेस में ऐसा होगा कि हमारा जवाब जैसे 1.5 है, मैं जो इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ उसमें 5 से कम या ज्यादा आ रहा होगा, थोड़ा एरर आ रहा होगा इक्वेशन में। ठीक है, तो एक्यूरेसी बिल्कुल 100% जो है वो नहीं आ रही होगी, 90s में आ रही होगी, इस तरह आ रही होगी। तो वो भी, ये भी सिनारियो होता है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज आ गई ना। अगर मैं यहाँ 1 के बजाय जो है ना वो आप 6 कर दूं या 5.5 कर दूं, 9 को थोड़ा आगे पीछे कर दूं, तो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो नहीं बन सकेगी। ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करके देखेंगे इंशाल्लाह। सर अभी मैं जी जी सर यहाँ पे हमने 1.5 दिया, 3.9 दिया, तो मॉडल ट्रेन वगैरह करने के लिए एक ही या रूल निकालने के लिए एक ही इनपुट और आउटपुट देना काफी है या मल्टीपल इनपुट और आउटपुट देना जरूरी होता है? डिपेंड करता है कि आप मॉडल कैसा ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप मल्टी आउटपुट का मेथड मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो फिर आपको जी मल्टी आउटपुट का डाटा देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल आउटपुट का डाटा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो सिंगल आउटपुट का डाटा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी ट्रेनिंग सिंगल पे करें, उसको बोले आउटपुट मल्टीपल में दो, ऐसा नहीं ठीक होगा। ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा जी अच्छा, मैं अब ये जो काम अभी हमने एक्सेल की शीट पे किया है ना, इस काम को मैं आपको करके दिखाता हूँ मशीन लर्निंग अप्रोच से। और okay, उसमें आपको जो है यही इंशाल्लाह जो है वो आपकी बेस बड़ी जबरदस्त जो है वो तैयार हो जाएगी। देख लो एग्जाम्पल कहाँ पड़ी है। अच्छा जी, एग्जाम्पल मैं वहां से उठा लेता हूँ, इधर होगी कहीं इस पे मेरी गिटहब पे। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन ये भी था, ये आपका कौन सा वाला फॉलो करना है गिटहब पेज? दो हैं आपके? मैंने फॉलो करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है जहाँ पे कोर्स मटेरियल वगैरह है। इसी से मैं क्लास रही थी तो मतलब उसमें थी तो वो लोगों ने आपका पता नहीं है नासिर से जो स्टार्ट होता है, हाँ, आई डोंट नो आप कौन सा वाला जिसमें वो मैंने आप समझा रहे हैं। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, जो भी मैंने यहाँ पर यूज किया है वो वाला नहीं, जो मैंने ठीक है, नासिर हुसैन वाला दिया उसको कोर्स मटेरियल वन वगैरह वाला, वहाँ वहाँ पर है। हाँ ठीक ठीक। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जी जी ये जो एल्गोरिदम्स होंगे इनको मतलब जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, जैसे जेंगो हम यूज करते हैं, हाँ तो उसके साथ भी हम इनको यूज कर सकेंगे? हाँ, तो ये जो भी आप मॉडल बनाएंगे वो कहीं डिप्लॉय तो करेंगे ना। जी बिल्कुल सर। जब डिप्लॉय करेंगे तो वो उसके लिए जो है वो आपको करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मैं अपने पास जो है यहाँ पे रिसोर्स जो हमारा है,
हाँ folder सर empty आ रहा है। क्लोन नहीं करेंगे इसे? मैंने अभी क्या चलाया? सॉरी यार, मुझे क्लोन ही करना था। जी मैंने खुद चला दिया। मैं ये कह रहा हूँ empty क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, इसके अंदर मैंने यही काम जो है ना, दोनों अप्रोच से जो है वो किया हुआ है। ये वाला काम देखें पहले कि अगर मुझे जो है वो ये करना पड़ जाता तो क्या होता। मैंने कुछ ये चीजें मैटप्लॉट नंपाई पांडास से वाकिफ में डेटा सेट लोड किया। ठीक है, फाइल नहीं मिल रही इसको। हाँ भाई, फाइल डेटा के अंदर पड़ी होगी। अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ होनी तो चाहिए। अच्छा, लोड किया मैंने इसको जी में। रिग्रेशन में डेटा वेट और हाइट का डेटा ले लिया मैंने। अच्छा, अब मेरे पास ये डेटा जो है वो आ गया। आ जा भाई, चलो वेट और हाइट रूट पे पड़ा हुआ है तो मुझे जरूरत नहीं है पूरा पाथ देने की। ये आ गया। ठीक है, अब सिंपली मेरे पास क्या है, ये मैंने ऐड किया। मेरे पास क्या डेटा है अभी? जेंडर है, हाइट और वेट है। अच्छा, एक वेरिएबल जो है मेरा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एक वेरिएबल जो है वो वाई हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा इसको। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देख लिया, ये सारे काम आप पांडास में कर चुके हैं। मैंने इस डाटा को स्कैटर प्लॉट किया। एक्स पे हाइट है, वाई पे वेट है। तो मैंने प्लॉट करने के बाद ये प्लॉट आ गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही? यस सर। अच्छा, यस सर। अब मैंने क्या किया है, मैं दोबारा यहाँ क्लियर आउटपुट करूँ पहले। अच्छा, अच्छा जी, अब ये मेरा डाटा प्लॉट किया है। अब चूंकि ये बिल्कुल लीनियर नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पुरानी वाली एक इक्वेशन लिखा था, ये बिल्कुल एक लाइन जो है ना, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। यानी अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो चीज मैंने खुद डेटा बना के वैल्यूज डाल के बनाई थी, उसके अंदर ग्राफ जो है ना, ये पॉइंट जो है ना बिल्कुल यूं होंगे, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये बिल्कुल लाइन जो है वो इसको फॉलो करती हुई यूं बन जाएगी, पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स। बात समझ आ रही है? समझ आ गई। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो बिल्कुल ही 100% आंसर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि मेरा डाटा जो है वो क्या है, जरा डिस्पर्स्ड है, तो मुझे एक बेस्ट सुटेबल लाइन जो है वो क्या करनी होगी, निकालनी पड़ेगी। वो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि 100% तो वो ज़ाहिर नहीं कर रही होगी, लेकिन ज्यादातर पॉइंट जो है ना उससे सेटिस्फाई हो रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जी सर। अच्छा, जिसको ना समझ में आए फौरन पूछ ले कि भाई ये बात नहीं समझ में आ रही। तो मुझे बेसिकली जब मैं वो इक्वेशन निकाल रहा हूँ तो वो लाइन निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो मैं वो लाइन निकाल रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर फिट करनी है। तो आपके ख्याल में वो बेस्ट लाइन जो है वो कहाँ पर होगी? सेंटर में से गुजरेगी सारे डेटा के। ठीक है, सेंटर में से गुजरेगी। भाई क्या वो लाइन यूं हो सकती है? बस जिसपे मैक्सिमम डाटा आ रहा हो सर, जिसपे मैक्सिमम डाटा हो, तो ये लाइन जो है वो ये मेरे ख्याल में यूं हो सकती ये है। हो सकती है। जी यस ये सर। है। तो बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैंने आप रेफरेंस के लिए, ओरिजिनल नहीं है, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर खुद से जो है ना स्कैटर प्लॉट के ऊपर एक लाइन जो है ना ड्रॉ करा ली। मैंने कभी 55 से लेके 78 तक जो है ना वो
2 पॉइंट दे दिए 75 से, एक येलो कलर की लाइन बता दो, उसकी विड्थ जो है ना इतनी है। जब मैंने इसको जनरेट कराया तो उसने क्या किया भाई, अच्छा ये लाइन जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने खुद जैसे अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा था ना वैसे ही मैंने ड्रॉ करा दी इसके ऊपर, ठीक है, ये मैंने खुद ड्रॉ करा दी। तो ये बताने के लिए कि अगर मैं यहाँ तक अचीव कर लेता हूँ तो मेरा ख्याल है कि वो बेस्ट इक्वेशन होगी जो हमारी प्रिडिक्टेड इक्वेशन होगी इसकी तरह। ये तो 100% वाली है ना, बिल्कुल ये हाँ ये 100% नहीं होगी लेकिन बेस्ट होगी जिससे तकरीबन सारे पॉइंट जो है ना करीब करीब काम कर रहे होंगे। अच्छा मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने क्या किया अभी एक मॉडल बनाया, ये लाइन की इक्वेशन बनाई, फंक्शन सबको पढ़े हुए, सबने पढ़े हुए। इसके अंदर मैंने लाइन की इक्वेशन होती क्या है सबको मालूम है? हाँ भाई y is equal to लाइन ax की इक्वेशन, हाँ लाइन की, हाँ लाइन की इक्वेशन होती है भाई y इज इक्वल टू y is equal to y mx इज इक्वल टू mx mx plus b mx प्लस b या c वॉट जो भी आप इंटरसेप्ट जो है वो बना, ये इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यही इक्वेशन की लाइन लिखी, मैंने कहा भी x हमारा इनपुट वेरिएबल है, w यानी m हमारा जो है वो क्या है, स्लोप है, और b हमारा जो है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट है। तो ये दोनों वैल्यूज फंक्शन में आएंगी, तीनों वैल्यूज फंक्शन में आएंगी और यहाँ पर फिट होंगी mx प्लस b में, और y जो है वो हमारी एक पॉइंट जो है वो बनेगा और रिटर्न में वो y पॉइंट जो आ जाएगा। इस तरह y मुख्तलिफ y जनरेट होते रहेंगे, यहाँ पर जैसे हमने y जनरेट किए थे, x इनपुट दिया, y जनरेट किए, ठीक है। आ रही बात समझ में? y is equal to a plus bx ये भी लिख सकते हैं हम इक्वेशन इसमें। कहाँ पर? सर वो इस जो तरह लिखा, आपने इक्वेशन ये बताई लिखा, है ये लिखा ना, y is equal to a plus bx सर ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। हाँ वो तो आगे पीछे कर लो, a प्लस बी कर लो, mx कर लो, या b प्लस, इसको इधर कर लो, इधर कर लो, प्लस ही हो रहा है ना वो, तो दैट्स नॉट एन इशू। सर हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे क्या? असल तो गेम ही स्लोप का है ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। असल गेम किसका है? स्लोप का है। क्योंकि स्लोप का क्यों है? क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों दूंगा ना जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के दौरान x भी दूंगा और y भी दूंगा, यही तो हमने बात करी है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डाटा दूंगा इनपुट और y दूंगा आउटपुट, x और y दोनों दूंगा, वो इसको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन में मिसिंग क्या है? वही स्लोप है। इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग है, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट दो चीजें मिसिंग है। अच्छा अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं वहां से इनपुट डाटा x भेजूंगा, यानी मैं अपनी हाइट भेजूंगा, ठीक है, बिल्कुल हाइट भेजूंगा और वो क्या निकाल के देगा मुझे, y निकाल के देगा, यानी कि मेरा वेट निकाल के देगा। हाइट इतनी है तो वेट इतना हो, ठीक है। चलाओ इस फंक्शन को, देखिएगा कि मैंने चलाया। अच्छा हर दफा जब वो आंसर निकालेगा तो मैं उस आंसर को ओरिजिनल वेट के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा कि वो उससे कितना दूर है। इसको कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट फंक्शन भी यहाँ बना लिया। मीन स्क्वायर्ड एरर, w और b तो नहीं दिया ना आपने यहाँ पर? जी सर, w और b जब आप फंक्शन चला रहे हैं तो w भी मिसिंग है, b भी मिसिंग है। नहीं अभी मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया ना, वो तो डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है। सर जी सर आप कॉस्ट को जो है वो किससे, कौन से आंसर को आप कॉस्ट से कंपेयर करवाएंगे? एक आंसर जो है वो ये प्रेडिक्ट करके दे रहा है मुझे, ठीक है, और एक y जो है वो ओरिजिनल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा जो वेट है। सर ये जो आपने फंक्शन बनाया है जो मतलब पहला हमारा आंसर प्रेडिक्ट करके दे रहा है y का, ये तो हमेशा ही हमें 0 देगा, क्योंकि इसमें मतलब जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0 से वो 0 हो जाएगी और फिर आगे मतलब वो मुझे आगे चलने देंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। भाई w डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर इसकी जगह कोई वैल्यू आएगी तो वही नॉन जीरो ही। तो अब देखें अब हमने क्या किया, मैंने एक मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेशन बनाया, उसके पास y की ट्रू वैल्यू आएगी जो ओरिजिनल डाटा सेट में है, और एक y की प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी जो कि यहाँ से प्रेडिक्ट होके आएगी, और फिर
इन दोनों को डिफरेंस निकाल के स्क्वायर ले लिया ताकि मीन स्क्वायर बन जाए, और सारी जितना भी डेटा होगा उन सबका मीन निकाल के स्क्वायर्ड एरर जो है एवरेज आपके पास आ जाएगा। ये समझ में आता है फंक्शन सबको? जी। अच्छा, ये मैंने इसको चला दिया। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स के कॉलम, एक्स के अंदर क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, डेटा फ्रेम में जाओ, हाइट का कॉलम उठाओ, उसकी सारी वैल्यूज किसमें डाल दो, एक्स। हाइट मेरा इनपुट हो गया, और वेट की सारी वैल्यूज जो है वो वाई ट्रू में डाल दो। ये मेरी ट्रू वैल्यूज हो गई जो ये मैंने यहाँ रखी हुई। बात समझ में आ गई? और प्रेडिक्टेड जो है वो यहाँ से आ जाएगी। अच्छा जी, ये हो गई बात, ये हो गई, ये डेटा भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन का फंक्शन कॉल किया। ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये लाइन का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने इनपुट में अभी क्या दिया है, एक्स दिया है, यानी सारी हाइट दे दी। कितनी हाइट है, जो मेरे पास ये 10,000 लोगों का डेटा है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइट सारी दे दी। ये सारी की सारी जो है हाइट बारी बारी यहाँ जाती रहेंगी यहाँ पर एक्स में, और W और B से मल्टीप्लाई डिवाइड होके ये Y प्रोड्यूस करती रहेंगी। तो जितने X होंगे उतने ही क्या निकल आएंगे मेरे पास, Y निकल आएंगे। अब वो जितने X और Y हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा इसका क्या, स्क्वायर्ड एरर, तो Y ट्रू कॉस्ट फंक्शन जो है ये स्टैट्स में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये वो है? अभी थोड़ा सा रुक जाए, वो बात कहीं और चली जाएगी, फिर ये वाली बात जो है ना वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, सर हर दफा y 0 आ रहा होगा? अभी चलने तो दो, अभी चलने तो दो। मैं आपसे काम करवाने जा रहा हूँ जो बड़ा आपका बिल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बिल्टअप हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके पास सारे एक्स जाएंगे, सारी वाई आएंगे। ठीक है, जो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लॉट करवाया, स्कैटर प्लॉट। डेटा है मेरा एक्स और वाई। ठीक है, टाइटल ये है। ये वाली लाइन मेरी पुरानी वाली लाइन है जो मैंने खुद बनाई थी। ठीक है, जो मैंने खुद बनाई थी। अब मैं एक लाइन यहाँ पर और बना रहा हूँ, जो एक्स मैंने सप्लाई किया है उसकी मदद से, और एक वाई जो उसने प्रिडिक्ट किया है उसकी मदद से रेड लाइन बना रहा हूं मैं, जिसकी विड्थ जो है वो 3 है। ये बात समझ में आई? आ गई सर। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ। मैंने इसको चलाया, जब मैंने इसको चलाया तो ये कह रहा है कि यार आपकी प्रिडिक्टेड लाइन जो है, आपने कहा था यार ये बेस्ट लाइन है, लेकिन अभी आपकी लाइन कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि y0, क्योंकि इक्वेशन में W और B जो है 0 है, वो पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, क्यों जिस तरह आपने यहाँ पे किया था ना, आपने यहाँ पे अपना दिमाग लगा के किया था, खुद ही आपने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे स्लोप जो है वो 2 रखना है और इंटरसेप्ट जो 3 रखना है, खुद ही किया था आपने। जी सर। अब आपको यहाँ भी करना है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कोई 10,000 के करीब हाइट और वेट है। आसान नहीं होगा ये। अब आपके लिए आसान, तो खैर आसान का वर्ड भी बहुत आसान है। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली बेसिकली हम छेड़छाड़ किस में कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास जो M और B है, क्या है, बेसिकली जो चीज हमें एडजस्ट करनी है वो क्या है, M और स्लोप और इंटरसेप्ट है। अब मेरी बात गौर से सुने, यही जो M और B है, यही मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रम्प पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पूरी मशीन लर्निंग। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, पूरी मशीन लर्निंग समझ में आ गई। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस b। डोनाल्ड ट्रम्प। जी, ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस b है, यही पूरी मशीन लर्निंग है। अब देख लें वो कैसे। तो अब आपने हर दफा सिर्फ क्या करने हैं, ये 2 पैरामीटर्स जो हैं उनको एडजस्ट करना है। अच्छा, मैंने डिफॉल्ट में 0 लिखा। अब मैं यहाँ से फंक्शन कॉल करते वक्त मैं अपनी लाइन को एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऊपर लेके जाना है ताकि इक्वेशन मेरी सही बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी क्या है कि भाई मैंने क्या किया, ये भी 0 है और ये भी 0 है। ऐसी सूरत में पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 0 हो रही है।
अब मुझे सही आउटपुट लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वैल्यूज क्या करूंगा, अभी 1 रख के चेक करूंगा, कभी यहाँ 1 रख के चेक करूंगा कि मेरा 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा अभी यहाँ पर अच्छा 2 रख के चेक करता हूँ, 2 रखता हूँ तो 2x + 1, 1 रखा तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 लाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छा 2 2 1 2 2 4 हो गया, नहीं भाई यहाँ 3 होना चाहिए। लो जी, ये इक्वेशन पूरी सेट हो गई। जी अच्छा ये आपने मैनुअल काम किया, अब मैं यही काम यहाँ पे मैनुअल कर रहा हूँ कि मुझे लाइन को ऊपर उठाना है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं भाई यहाँ पे कहता हूँ, अब मैं करता हूँ कि W की वैल्यू जो है 1 रखता हूँ, B की वैल्यू जो है वो 1 रखता हूँ। ठीक है, ये मैं क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मैं यही एडजस्ट कर रहा हूँ, W की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और B की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया है। जी जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल। अब मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये येलो लाइन है कि मेरी रेड लाइन इस येलो लाइन के ऊपर जो है ना बैठ जाए आके। अच्छा अब क्या हुआ जी, अब थोड़ी सी लाइन ऊपर हो गई। ठीक है, ऐसे ही यानी मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं ऐसा करता हूँ W को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 2 करता हूँ। अब चेक करता हूँ, अभी इधर निकल, इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर निकल गया। अच्छा इंटरसेप्ट को नीचे लेकर आना है, मैं क्या करता हूँ जी -1 करता हूँ। अच्छा जी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी W को और बढ़ाता हूँ, 4 कर देता हूँ, बहुत ऊपर निकल गया। इंटरसेप्ट को नीचे लाता हूँ, कहता हूँ जी इंटरसेप्ट 2 कर देता हूँ। अच्छा अब मामला ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आपको कह दूं कि आप इस तरह करते रहें तो आप 1 महीने बाद भी मेरे पास आएंगे, ये लाइन आप एडजस्ट नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। ठीक है, 1 महीने तक आप 24 घंटे भी लगे रहें तो आपसे ये लाइन एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि कभी कोई चीज भाग रही है, कभी कोई चीज भाग रही है। अच्छा इक्वेशन लीनियर है तो ये हाल है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल डिग्री में इक्वेशन चली जाए तो फिर तो कयामत ही हो जाएगी। ऐसे ही ठीक है, अभी सिंगल वेरिएबल की कि एक को छेड़ रहा हूँ, एक ही हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, 3-4 वेरिएबल होते हैं तो एक का वेट छेड़ता हूँ, दूसरे का W बिगड़ जाता है, तीसरे का बिगड़ जाता है, पूरी चेन हिल जाती है, एक को हिलाओ। खैर अब क्या किया, अब मैं ये एडजस्टमेंट करते जा रहा हूँ। मैंने कहा जी चलो इसको 7 कर देता हूँ, मुख्तलिफ चीजें ट्राई कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ गई। इसको नीचे लाने के लिए मैं कहता हूँ अभी -5 कर देता हूँ, डिवाइड लग गया। ठीक है, अब मामला जो है ना वो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या वैल्यू डालूं। अब यही काम मैं नहीं कर पा रहा भाई, मैनुअल मुझसे नहीं हो रहा। अब यही काम जो है ना मैं किससे करता हूँ, मशीन लर्निंग से करता हूँ, डीप लर्निंग से करता हूँ। ठीक है जी अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यही डेटा सेट और यही सारी चीजें मैंने किससे कर ली, कैरस से कर ली। मैंने पूरा लोड किया। अच्छा अब चूंकि अपडेट हो गया है, पुराना कोड है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा TensorFlow.keras, क्योंकि अब TensorFlow में एम्बेड हो चुका है। कौन सा आ रहा है TensorFlow? अच्छा कैपिटल आएगा, नहीं कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा। क्या करना चाहिए मुझे, मैंने कल अपडेट चला दी है। इंपोर्ट करें, शायद उससे इशू सॉल्व हो जाए। TensorFlow उसको नहीं मिल रहा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ, कॉलैब पे ले जाता हूँ उसको। मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करता हूँ कॉलैब के ऊपर। जब कॉलैब जो है पीछे चल रहा है, शायद ये बोलेगा TensorFlow.keras। चल गया है।
ठीक है। वहाँ क्यों नहीं चला सर? असल में मैंने अपने पास जो है ना वो कुछ, मैं अभी Q4 की क्लास से ले रहा हूँ, तो मैंने वो अपने पास जो है ना ये सेज मेकर वगैरह जो है ना जरा ये अमेजोन की सर्विसेज को अपडेट किया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो मैं कर लूंगा एडजस्ट उसको, अभी टाइम लगाना पड़ेगा उसमें। अच्छा, ये मैंने काम किया। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ से डाटा लेना है। अच्छा, डाटा मुझे यहाँ कोलैब पे डालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया फोल्डर अपलोड, सैंपल डाटा में पड़ा हुआ है कुछ नहीं पड़ा हुआ। चलो यहाँ से अपलोड किया, मैंने अपलोड किया, डाटा मेरा है हाइट एंड वेट का। ये भी आप सीख लें कोलैब पे कैसे डाटा अपलोड करते हैं। ठीक है, ये अब मेरा डाटा जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं अपना ये वाला कोड चलाता हूँ, डाटा वाला ये डाटा जो है इंशाल्लाह अपलोड हो गया। ठीक है जी, चलो ये काम निपट गया, ये काम हो गया। फिर मैंने ये डाटा स्लाइस किया फ्रेम में से। फ्रेम तब आपको सबको यूज करना आता है, कोई नई बात नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने वैल्यूज ले ली। फिर हमने क्या किया, फिर मैंने चेक किया कि एक्स कैसा है मेरा। तो भाई मेरा एक्स जो है वो चलो भाई सर ऐसे ही फिर वो कर रहे हैं जी। ये एक्स के एक कॉलम आ रहा है पूरा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैंने वहां अपना मॉडल जो है वो क्या किया था भाई, मैनुअल बनाया हुआ था। कॉस्ट फंक्शन अपना मैनुअल बनाया हुआ था। ठीक है, मॉडल मैनुअल बनाया हुआ था, सब चीजें जो है मैनुअल हो रही थी, प्लॉटिंग हो रही थी। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर कैरेस इस्तेमाल की। एक लाइन का मॉडल है, कितनी लाइन का, सिंगल लाइन का मॉडल। ये मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ। अच्छा, पूरी बुक वहाँ इंपोर्ट करा सकता हूँ, मैंने जान के नहीं कराई। चलो नए सिरे से लिख लें। ये मॉडल मैंने बना लिया, ओके हो गया। मॉडल में कोई एरर नहीं है। मॉडल की समरी चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर समरी जो है वो चेक कर सकता हूँ, ये बता देगा मुझे सिंगल लेयर मॉडल है। ठीक है, टोटल पैरामीटर्स, क्यों चेक करते हैं? टोटल पैरामीटर्स कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया था W और B। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये स्लोप और इंटरसेप्ट जो थे। हाँ, अगर मैं और लेयर लगा दूंगा तो पैरामीटर्स जो है वो बढ़ने लग जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब मैंने मॉडल की कंपाइलेशन की, और उसको कंपाइलेशन बताते हुए जो है ना मैंने बताया कि मेरा लॉस फंक्शन यानी कॉस्ट फंक्शन जो है मेरा क्या होगा, ये मीन स्क्वायर्ड एरर होगा। और एक ऑप्टिमाइजर होता है, ये भी हम बाद में बात करेंगे व्हाट इज ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर भी मैंने इसको यहाँ दे दिया। और मैंने लॉस फंक्शन भी, अपना कॉस्ट फंक्शन भी मैंने अब इसको अपना नहीं बनाया, उसका नाम बता दिया, वो अपनी लाइब्रेरी से खुद ही उठा लेगा। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैंने अब मॉडल को डाटा देना है फिट के थ्रू। ठीक है, ये मैंने फिट के थ्रू डाटा दिया। एक्स मेरा इनपुट है, वाई ट्रू मेरी वो वैल्यूज है। इनपुट और आउटपुट दोनों जा रहे हैं। मैंने कहा इस डाटा को कितनी दफा ट्रेनिंग पे चलाना, 40 दफा डाटा को ट्रेन कराना है। पहले एक बार में पूरा डाटा क्या होगा, गुजरेगा मॉडल से, मॉडल ट्रेनिंग लेगा, फिर दूसरी बार दोबारा गुजरेगा, फिर तीसरी बार दोबारा गुजरेगा। 40 दफा जो है वो मॉडल जो है उस डाटा को अपने अंदर से गुजारेगा ताकि उसकी पैटर्न को वो लर्निंग कर सके। अब ये क्या हुआ, ये चलना शुरू हुआ, इपॉक चल रहे हैं। पहली दफा जब उसने डाटा को देखा होगा जी, इपॉक जो है वो आइट्रेशन होती है। ठीक है ना, क्या हुआ जी, लेयर से मतलब वो पास होगा कि 40 लेयर्स, क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल है तो नहीं। अभी क्या हुआ कि 40 लेयर नहीं, ये मॉडल आ गया सर। सुन ले मेरी। ये डाटा जो है सारा का सारा एक बार मॉडल से गुजरा पूरा, तो मॉडल को कुछ समझ में नहीं आया। डिफरेंस कितना आ रहा था, 764। जैसे हमारी लाइन बिल्कुल नीचे आ रही थी ना, ऊपर भाग रही थी। दूसरी दफा गुजरा तो थोड़ा लॉस क्या हो गया, देखो कम हो रहा है। डाटा को देखा, थोड़ा समझ में आ रहा है उसे। तीसरी दफा लॉस और कम हो गया, होते होते लॉस 100 से होते हुए
बिल्कुल कम होते 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 जो है हमारे पास लॉस जो है वो किस पे आ गया, 165। 165 पे। अच्छा, क्योंकि स्क्वायर्ड एरर है ना, इस वजह से वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। अगर मैं इसका रूट निकाल लूँ तो कमोबेश 13 पे आ जाएगा, 169, हाँ 13 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारी ट्रेनिंग जो है वो क्या होगी, मुकम्मल होगी। 40 ईपॉक चल गए, जितनी मैंने बोला था उसने चला दी। अब हमने क्या किया, अब मैंने प्रिडिक्शन चलाई, ट्रेनिंग हो गई। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई जरा बताओ क्या सीखा। ये क्या कि प्रिडिक्टेड लाइन निकाला है जो हमारे लाइन से हमें लाइन के फंक्शन से रिटर्न आ रही है। बिल्कुल। वाई, ये सारी वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ गई। कितनी वैल्यू है, इसकी लेंथ चेक कर लें आप, ये उतनी ही होंगी जितना हमारा डाटा है वाई प्रिडिक्टेड में, 10,000। ठीक है, अरे म्यूट कर लिया करो भाइयों। ठीक है, 10,000 हमारे पास एक्स गए तो 10,000 हमारे पास वाई आ गए। ठीक है, अब 10,000 वाई आ गया। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, वो जो 10,000 प्रिडिक्टेड आए हैं, ठीक है, उनको एक्स के साथ जो है वो प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, जी एक्स के साथ प्लॉट करता हूँ और देखता हूँ अभी कैसी लाइन प्रेडिक्ट करी है उसने। देख रहे हैं, ये मॉडल ने काम करके दिया आपको। सब साथ है मेरे? सर Yes, 40 sir. इटरेशंस की थी ना आपने? तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। 40 ये वैसे कितनी होनी चाहिए या हम अगर क्या उसका सर हम और जितना ज्यादा बढ़ाएंगे और इतने ज्यादा लॉसेस कम हो जाएंगे। मैं ऐसी लाइन इसको को क्या दोबारा कर मैं इसको करता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, इपॉक्स 100 चल रहा है। सर हम ये कितनी रखें ये, या इसका क्या किस चीज को हम मद्देनजर रख के ये आइट्रेशन रखेंगे असल में ये वो सवाल हैं जो आगे आपको मैं पूरी बातें सिखाऊंगा कि कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अभी ना पूछें। तेरी लॉस तो उल्टा बढ़ गया। सर लॉस बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्या आपने कहा ना, जितनी अभी किसी ने कहा था कि जितनी बढ़ाएंगे और लॉस कम होता जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपका लॉस जो है वो दोबारा बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। इसके भी रीजंस हैं जो हमें पूरी टेक्निक्स जो है वो सीखनी है। हमने अब इसमें कोई कोडिंग तो करी नहीं है, हमने टेक्निक्स ही अप्लाई करनी है, तो हमने उस टेक्निक्स को ही जो है वो सीखना है। ठीक है, तो ये मैंने 40 यहाँ लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कुछ सोच के ही लिखा होगा, क्योंकि 40 के बाद लॉस यकीनन जो है बढ़ना शुरू हो गया होगा। अगर मैं इसको 50 भी कर दूं, लेट्स सी। सर हम कह सकते हैं कि इसमें फिर ओवरफिटिंग हो जाएगी। अब यार मुश्किल मुश्किल बातें नहीं करो ना, छोड़ दो ना, बस बाकी को नहीं पता ओवरफिटिंग क्या। ठीक है जी, 50 में भी लॉस जो है ना वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैं मॉडल को दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा, वरना वो उसी के आगे से ट्रेनिंग किया जा रहा है और ओवरफिट हो जा रहा है। अब मैं इसको 50 पे चलाता हूँ। वन 40 ही सही है। 40 इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, प्रिडिक्टेड निकाल लिया, प्लॉट चला लिया, हमारे पास ये लाइन जो है वो यहाँ पर आ गई। अच्छा जी, अब मसला ये है कि हम वहां पर क्या एडजस्ट कर रहे थे, सबको याद है? हम यहाँ पे लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैनुअली जब लाइन, हाँ मैनुअली जब लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो हम अपना एरर भी चेक कर रहे थे। वहां पर हमने एरर नहीं चेक किया था,
तो हमारा मीन स्क्वायर एरर इतना ज्यादा आ रहा था। ठीक है ना, 95,102। अगर मैं इसको और जो है ना वो करूं 89,000, तो इतना एरर आ रहा था। ठीक है, हमारा एरर अब कितना आ गया, 179 पे आ गया, 170 पे आ गया। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में जो चीज चेंज हो रही थी वो थे पैरामीटर, जो इंपॉर्टेंट बात में करने वाला हूँ, W और B। मॉडल भी यही कर रहा है, मॉडल भी अपने हिसाब से क्या करता जा रहा है, पैरामीटर अपडेट कर रहा है, और जो पैरामीटर रखता है उसको लॉस चेक करता है कि कितना करीब आ गया, पॉसिबल लॉसेस चेक करता है, जितना कम होता है वहां पर आकर जो है ना, मतलब 40 के बाद कम से कम पे आ गया। अच्छा, अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, अब मैं इससे पूछने जा रहा हूँ, यार हमें भी बता दे भाई तूने क्या रखे हैं पैरामीटर। मैंने क्या फंक्शन चलाया, मॉडल डॉट गेट वेट्स W और B। अच्छा, ऊपर वाले मैं ये चलाऊं पहले, सॉरी इसको यहाँ नहीं चलाना, वहां चलाना है, यहाँ चलाना है। मैंने कहा जरा वेट, जरा हमें बता दे भाई प्लीज। तो ये कह रहा है कि W और B क्या क्या है। ये कह रहा है W जो है वो 7.7 है और B -349 है। तो एक साल भी हमें पता नहीं चलता। जी, तो मतलब ये हमारे वो स्लोप और इंटरसेप्ट के वैल्यूज ये हैं। वो स्लोप और इंटरसेप्ट हैं जिससे हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्या हो रही है, बेस्ट सूटेबल बन रही है। जी, अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पर अपने ये वाले प्रोग्राम में जहां पर हम मैनुअल रख रहे थे। मैं इसको बोलता हूँ चलो यार चलो, मैं ये लो, ये वैल्यू है किसकी, W की, और ये वैल्यू है 349 था, 349 ये वैल्यू है इसकी। ये रख के जरा मुझे दिखाओ एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ। सी, समझ में आई बात? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो पूरा जो अभी इस वक्त मैंने आपके सामने पूरा जो इसका बेसिक फिनोमिना है मशीन लर्निंग का, वो बिल्कुल खोल के रख दिया है कि वो क्या क्या जो है ना वो कर रहा होता है। मैनुअल हमें कैसे करना पड़ा और मॉडल अपने बिहाफ पे जो है वो सारी कैलकुलेशन ये ट्रेनिंग के दौरान सीख के मॉडल ने जो है पैटर्न को निकाला और बेस्ट लाइन जो है वो निकाल दी। जी 40 जो आपने वैल्यू दी है आइट्रेशन के लिए वो समझ हाँ, नहीं आई। देखो तो आपने अब मैंने भी जो है ना, मुझे नहीं पता कि 40 क्यों रखी है, लेकिन मैंने पहले 10 रखी होगी। 10 रखने के बाद मैंने देखा लॉस कहाँ तक आ रहा है, फिर मैंने थोड़ी बढ़ाई, 20 रखी, अभी लॉस कम हो रहा है, फिर मैंने 30 रखी, लॉस कम हो रहा है, फिर मैंने 40 रखी और कम हो रहा है, लेकिन मैंने 50 रखी तो मैंने देखा 40 के बाद लॉस क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार 40 ही सही है। आई बस समझ, बस यूं रखी है, कोई फार्मूला नहीं है। तो मतलब हम 10 के आइट्रेशन से मतलब वो उसको बढ़ा के और हिट, हाँ वही वाला है, हिट एंड ट्रायल। जी, मतलब ठीक सर है, इस मॉडल ने वेट और बाइस निकाले हैं बेस्ड एग्जैक्टली ऑन पैरामीटर ही कैलकुलेट कर रही होती है मशीन लर्निंग, और सारी जो है ना वो इक्वेशंस ही होती हैं जो ये बन रही होती हैं, उनके पैरामीटर्स ही निकाल रही होती है। अच्छा सर, एक और बात है कि हमने एक प्रिडिक्शन निकाली थी और एक हमने उससे पहले एरर निकाला था। तो एरर जो हो गया वो दो आउटपुट्स के दरमियान हो गया, मतलब जो हमारे फंक्शन ने निकाला जी हाँ, और जो जी हाँ, एक्चुअल डाटा ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है देख लो, ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, ये जो आ रहा है लॉस, जिसको ये लॉस कह रहा है, जी, ये किस किस के दरमियान आ रहा है, ये ओरिजिनल आउटपुट और प्रेडिक्ट आउटपुट का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक हो अच्छा एक और ये जो 313 आउट ऑफ 313, तो उसने 313 सैंपल डेटा लिया है, ये है इसका मतलब? नहीं, हमारे पास जो है ना वो 10,000 रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ बैच साइज जो है ना मेरे ख्याल से चल रहा है डिफॉल्ट में, मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, 10,000 डिवाइड बाय 64, 156 कितना आ रहा है, वो 313 आ रहा है जी। जी 10,000 डिवाइड बाय 128, 128 78 64 और डिवाइड बाय 313 कर दें तो पता चल जाएगा ना।
हाँ डिवाइड बाय 313 करना चाहिए, मैं कुछ और ही करने लगा। 32 बैच बिट 32 जो है ना बैच साइज रखा हुआ है, यानी एक दफा में वो मॉडल को 32 रिकॉर्ड जो है ना फीड कर रहा है। तो उसने कितने, दैट मींस वो सैंपल डेटा उठा रहा है ना, 32 रिकॉर्ड्स का सैंपल डेटा उठा रहा है। हाँ 32 रिकॉर्ड्स का सैंपल डाटा उठा रहा है, तो उस तरह उसको 313 दफा मॉडल को जो है ना वो 32 रिकॉर्ड किसी पैरामीटर से सैंपल साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब बिकॉज हाँ ऑफ हाँ यहाँ पर एक पैरामीटर है दैट इज बैच साइज, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैंने यहाँ लिख देता हूँ बैच साइज इज इक्वल टू 256। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। नाउ यू विल सी, अब ये बैच साइज पे 40 पे चल गया, 40 उठाया उसने, पूरी चला दी, आ रही बस में। और बैच साइज से भी जो है ना हमारे आउटपुट पे देखो कितना फर्क पड़ गया। हाँ ये है। अच्छा एक और ये जो चीज हमने केरास पे जो सीक्वेंशियल मतलब लाइक मॉडल को इंपोर्ट किया है, तो मतलब हाँ इसको ये चीजें जो है वो कैसे पता चलेंगी, लाइक दिस इज द सीक्वेंशियल के भाई हमें स्ट्रेट लाइन तो भाई निकालनी पढ़ाऊंगा थी ना, ये आज क्लास आखिरी थोड़ी है ठीक है ये तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने थियोरेटिकल यहाँ पर आपको दिया, और यहाँ हमने ये जो कहानी क्लासिकल और मॉडर्न वाली पढ़ी, इसकी मैंने पूरी जड़ें मजबूत करने के लिए आपको मॉडल पे ले गया, वरना अभी मुझे मॉडल पे थोड़ा लेके जाना था, अभी तो मुझे आगे कहानी चलती रहती। मेरा सवाल बीच में रह गया था सर। जी जी पूछे। जो प्रिडिक्शन हमने निकाली वो कौन सी दो वैल्यूज के दरमियान निकाली और क्यों? देखो ये हमारे डेटा में हाइट और वेट है ना, एक्स हमारा इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है, यानी हाइट हमारी इनपुट है और वो आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि इस बंदे की हाइट इतनी है तो इसका वेट जो है वो इतना होगा। ठीक है, अब मैंने पहले ट्रेनिंग कराई उसकी, मैंने कहा भाई एक्स इनपुट लो और वाई ट्रू ओरिजिनल वाला डेटा ले लो। ठीक है, जी इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिए, डेटा भी दे दिया और लेबल भी दे दिया, यानी आंसर भी दे दी। अभी वो सीख रहा है, अभी हाइट इतनी तो वेट इतना, हाइट इतनी तो वेट इतना, हाइट इतनी तो वेट इतना, सीखे जा रहा है और पैटर्न को क्या कर जा रहा है, लर्न करने की कोशिश किए जा रहा है। अब इस कोशिश में भी उसको जो है ना वो लॉस और एरर नजर आने शुरू हो गए कि भाई थोड़ा बहुत लर्न किया और डेटा उसके पास आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो पहले वो खुद प्रिडिक्ट कर रहा है कि कितना है, फिर ओरिजिनल से मैच कर रहा है, उसने कहा यार ये इतना आ रहा है, अपने आप को अपडेट करता जा रहा है अपने आप। अच्छा ये जो आ रहा है ये एक डेटा का नहीं आ रहा, ये पूरे 10,000 का मीन आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि हमने क्या लिया था, मीन वैल्यू ली थी यहाँ लॉस फंक्शन के अंदर, लाइक दिस। तो आपने जो बेस्ट साइज 256 किया है, तो वो 4 एपॉक्स के बाद ही वो लॉस इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो बेहतर है कि हम एपॉक्स 4 दे दें। असल में ये चीजें सीखनी है ना, आप लोग आगे आगे भाग रहे हैं जल्दी में। अभी ये पूरी कहानी है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि किस केस में हमें क्या करना है, क्या सिनारियो बनेगा तो क्या होगा। अच्छा ये सब आहिस्ता आहिस्ता। ये लॉस जो है वो पूरे 10,000 का आ रहा है कि सैंपल साइज का आ रहा है? नहीं सैंपल ये आ रहा है, पूरा इपॉक चल रहा है ना, हाँ पूरे का आ रहा है जी, मतलब पूरे 256 बैचेस हाँ, आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल ठीक। सर ये कोलैब के ऊपर आपने ये किसी फंक्शन का सिग्नेचर चेक कैसे किया था? इसकी जो शॉर्टकट की क्या? वही शॉर्टकट की जो नोटबुक पे थी हमारे, शिफ्ट टैब वाली। शिफ्ट टैब ना भी लगाए फंक्शन के अंदर आएंगे तो खुद ही दिखा देता है। ये मैंने यहाँ लिखा ना बैच साइज, कोलैब अब खुद ही दिखाने लगा है बहुत सारी चीजें। क्लिक करता हूँ, चल जा भाई, अभी तो दिखा रहा था आपने पूछा कंट्रोल स्पेस से भी दिखा देते हैं। हाँ बस नहीं, आ गई उस फंक्शन के ऊपर क्लिक करें। कंट्रोल क्या करें, कंट्रोल कौन सा कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, स्पेस बार। हाँ कंट्रोल स्पेस बार से भी आ रहा है, गुड है, सही सर, वो आप खोल सकते हैं उसका। ठीक है जी, तो होपफुली समझ में आ गई होगी चीज
कि किस जी तरह ये y इज इक्वल टू mx प्लस b जो है वो काम कर रहा है पूरी मशीन लर्निंग के ऊपर। जी सर। कोई और सवाल हो तो जो है वो। सर एक चीज बताइएगा, लास्ट लास्ट क्लास में आपने जो है वो एक वेबसाइट बताई थी जहाँ पे हम ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, उसका क्या नाम था सर? फ्री कोड कैंप। फ्री कोड, सही सर। सर जी सर वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करनी है, जो कोई चीज ना समझ लगेगी हम वहां से देख लेंगे। वो तो कर ही देता हूँ यार, मिल रही है ना सारी। जी सर बहुत लेट करते हैं आप। अच्छा अब आपने क्या पढ़ना है? म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो यार। अब आपने ये चैप्टर जो है ना पूरा पढ़ना है इसको। अगली दफा सिर्फ मैं वो बातें डिस्कस करूंगा। ये चीज अभी मैंने कर ली। इनपुट डाटा चाहिए होता है हमें, आउटपुट डाटा चाहिए होता है और लॉस कैलकुलेटर चाहिए होता है। जी ठीक है, ये पूरी आपने कहानियां जो है वो पढ़नी है। जो नहीं जी समझ में आएंगी वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, सब मार्क करके अपने पास रखेंगे। ये लाइन समझ में नहीं आई क्या हो रही है। ओके सर। ये लेयर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ के रखिएगा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। कैसे ये डायग्राम काम कर रही है। फिर आगे तो थ्योरेटिकल है। कुछ मॉडल्स का जिक्र है, अर्ली न्यूरल नेटवर्क, पीएम, कर्नल मेथड्स कौन से हैं, फिर एसवीएम, डिसीजन ट्रीज, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये सारे पुराने एल्गोरिदम से मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग से पहले के, अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर न्यूरल नेटवर्क्स का वापस आ गया तेजी के साथ जब 2011 में, और रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब क्यों पढ़ रहे हैं? अब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास हार्डवेयर ऐसा है जो इतने बड़े डाटा को प्रोसेस कर सकता है। हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, हमारे एल्गोरिदम बड़े अच्छे बन गए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब नई क्यों आ रही है, मैंने वो शुरू में बता दिया आपको। ख़त्म हो जाएगी क्या डीप लर्निंग जैसे पहले हो गई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप स्टडी करिएगा, मार्क करके पढ़िएगा, ताकि आपके पास जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप हो जाए। जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। चैट में कोई कुछ पूछ रहा है? सर ये बुक जो है शेयर्ड है सर, कल से ही चैट में मैंने शेयर की है, उठा लें वहां से अभी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जरूर पूछिए। सर जब हम ईपॉक्स चलाते हैं, लेट्स से 40 हमने चला दिए थे,